जय श्री राम दोस्तों, आपका स्वागत है ममता हिंदी कहानियां चैनल में। यहाँ पर आपको मिलेंगी दिल को छू जाने वाली प्रेरणादायक कहानियां। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव कमेंट में जरूर दें। आपके सहयोग से आपका अपना चैनल ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। धन्यवाद। प्राचीन समय की बात है। एक राजा था जो बेहद दुखी रहता था। उसकी कई रानियां थीं, परंतु उसके भाग्य में संतान का सुख नहीं था। पहली पत्नी से उसे यह उम्मीद थी कि वह उसे एक संतान देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद उसने दूसरी, तीसरी, यहाँ तक कि 7 शादियां की, फिर भी कोई संतान नहीं हुई। राजा अत्यधिक निराश हो गया, क्योंकि उसे चिंता सताने लगी थी कि उसके बाद उसका राज्य कौन संभालेगा, उसका उत्तराधिकारी कौन बनेगा। इस निराशा के समय में उसकी सबसे छोटी रानी, जो बहुत बुद्धिमान और धर्मपरायण थी, अक्सर देवी की पूजा अर्चना किया करती थी। एक दिन उसने राजा से कहा, महाराज, आप व्यर्थ में इतना दुखी ना हो। समय से पहले और भाग्य से अधिक कुछ नहीं मिलता। जब सही समय आएगा हमें संतान भी प्राप्त होगी। आप राजकाज पर ध्यान दें, सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दे। लेकिन राजा के मन से यह बात जाती ही नहीं थी। राजा ने सुना था कि प्राचीन काल में जब राजा लोग जंगल में जाते थे, उन्हें वहां तपस्या में लीन साधु संत मिलते थे, जो उन्हें आशीर्वाद देते थे और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती थी। इसी सोच में डूबा राजा एक दिन अकेले जंगल की ओर निकल पड़ा। वह इतनी दूर चला गया कि उसके सैनिक भी पीछे छूट गए। तभी उसने देखा कि एक सुंदर स्त्री उसके सामने खड़ी है। स्त्री ने राजा से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ इस निर्जन जंगल में क्या कर रहे हो? राजा ने उत्तर दिया, मैं इस राज्य का राजा हूँ। मेरे पास धन दौलत और पत्नियां हैं, पर कोई संतान नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। शायद कोई संत मिले जो मेरी यह इच्छा पूरी कर सके। वह स्त्री हंसते हुए बोली, यह जंगल बहुत सुनसान है, यहाँ तुम्हें कोई संत नहीं मिलेगा, पर मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। राजा ने उसे ध्यान से देखा और पूछा, अगर तुम मेरी मदद कर सकती हो तो बताओ मुझे क्या करना होगा? स्त्री ने कहा, तुम्हें मुझसे विवाह करना होगा। अगर तुम मुझसे विवाह करोगे तो तुम्हें एक पुत्र मिलेगा और तुम्हारा राज्य भी सुरक्षित रहेगा। राजा उसकी सौंदर्य पर मोहित हो गया और उसे अपने महल ले जाकर उससे विवाह कर लिया। वह स्त्री उसकी 8वीं रानी बन गई। अब राजा की खुशी की कोई सीमा नहीं थी। उसे विश्वास हो गया था कि उसकी नई रानी से उसे संतान अवश्य प्राप्त होगी। परंतु तभी महल में एक अजीब घटनाक्रम शुरू हो गया। अन्य रानियों में से कुछ गर्भवती हो गई, लेकिन यह खुशी भी क्षणिक थी, क्योंकि 8वीं रानी, जिसे राजा जंगल से लाया था, असल में कोई साधारण महिला नहीं थी। वह तो एक राक्षसी थी, जो सुंदरता के छलावे में राजा को फंसाकर महल में आई थी, ताकि वह अपनी राक्षसी भूख को तृप्त कर सके। हर रात जब महल के सभी लोग सो जाते, वह चुपके से उठती और अस्तबल में जाकर एक हाथी या 3-4 घोड़े या कुछ भेड़ बकरियां मारकर खा जाती। वह इस भूख को मिटाकर सुबह से पहले अपने कक्ष में लौट आती, मानो कुछ हुआ ही न हो। पहले पहल राजा को यह सब समझ में नहीं आया, क्योंकि सेवक डर के कारण कुछ भी कहने से कतराते थे। वे आपस में चर्चा करते कि इतने सारे जानवर कहाँ जा रहे हैं। धीरे धीरे यह सिलसिला बढ़ता गया और सेवकों ने आखिरकार राजा से जाकर शिकायत की। राजा ने तुरंत खड़ी सुरक्षा का आदेश दिया, लेकिन जब घर के भीतर ही खतरा हो तो बाहरी सुरक्षा किस काम की? ये राक्षसी रानी अपने छल में इतनी कुशल थी कि कोई उसे पकड़ नहीं पाता। हर रात वह इसी तरह जाती और अपनी भूख मिटाकर लौट आती। सेवक भी उसे देखकर कुछ नहीं कहते, सोचते कि रानी महल के भीतर ही किसी काम से घूम रही है। एक दिन राजा बहुत परेशान होकर महल में टहल रहा था। इस अनसुलझी पहेली के बारे में सोच रहा था। तभी उसकी 8वीं रानी उसके पास आई और बोली, महाराज, आप इतने दुखी क्यों हैं? राजा ने उत्तर दिया, रानी, मुझसे कुछ छिपा नहीं है। महल में कोई बड़ी गड़बड़ी चल रही है। जानवर लगातार गायब हो रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा कि इसके पीछे कौन है। नई रानी ने राजा को दिलासा देते हुए कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं असली चोर को पकड़वा दूंगी। राजा ने कहा, अगर तुम ऐसा कर सको तो मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा।
रानी ने राजा से वचन लिया और योजना के अनुसार रात को वह फिर उठी। एक भेड़ को मारकर उसका खून मिट्टी के बर्तन में भर लिया। वह चुपके से महल के भीतर गई और दूसरी रानियों के कक्ष में जाकर उस खून को उनके मुंह और कपड़ों पर लगा दिया। इसके बाद वह अपने कक्ष में लौट आई, मानो कुछ हुआ ही न हो। सुबह होते ही उसने राजा को जगाया और कहा, राजन, मैंने चोर पकड़ लिया है। आपकी अन्य पत्नियां ही जानवरों की हत्याएं कर रही हैं और उन्हें खा रही हैं। राजा को यह बात असंभव लगी, लेकिन रानी ने उसे विश्वास दिलाया और कहा, अगर आप मुझ पर भरोसा नहीं करते तो खुद जाकर देख ले। राजा ने तुरंत रानियों के कक्ष का दौरा किया और वहां देखा कि सचमुच उनके मुंह और कपड़ों पर खून के निशान थे। ये देखकर राजा आग बबूला हो गया। बिना किसी और जांच पड़ताल के उसने कठोर आदेश जारी कर दिया कि उन सभी रानियों की आंखें निकाल ली जाएं और उन्हें सूखे तालाब में फेंक दिया जाए। राजा का हुक्म था, उसे तो मानना ही था, लेकिन रानियां बहुत गिड़गिड़ाईं और रो रो कर कहने लगी, राजा साहब, हमारे साथ यह अन्याय मत कीजिए। हमने कुछ भी गलत नहीं किया है। आपकी छोटी रानी आपको बहका रही है। मगर राजा ने उनकी एक न सुनी। वह क्रोधित होकर बोला, इनकी आंखें निकाल लो और सूखे कुएं में डाल दो। बेचारी रानियां सूखे कुएं में तड़पने लगी, क्योंकि वहां कुछ भी खाने पीने को नहीं था। नगरवासी जो भी बचे खुचे खाने के टुकड़े होते कुएं में फेंक देते और वे मजबूरी में वही खा लेती। एक दिन जब कई दिनों तक उन्हें कुछ भी खाने को नहीं मिला तो भूख से वे बेहद कमजोर हो गई। इसी दौरान बड़ी रानी ने एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चे के जन्म के बाद रानियां बोली, अगर हमने जल्दी कुछ नहीं खाया तो भूख से मर जाएंगे। तब बड़ी रानी ने अपने बच्चे को सौंपते हुए कहा, मेरे बच्चे को खा लो ताकि तुम सभी जीवित रह सको। धीरे धीरे एक एक करके दूसरी रानियों ने भी अपने बच्चों को जन्म दिया और वे भी भूख से मजबूर होकर अपने बच्चों को खाने लगी। छठे दिन छठी रानी ने भी एक बच्चे को जन्म दिया और वह बच्चा भी खा लिया गया। सातवीं रानी, जो बहुत भक्तिभाव वाली थी, उसने अपने हिस्से के बच्चों के टुकड़ों को कभी नहीं खाया। वह उन्हें संभाल कर रख देती थी। जब उसका बच्चा जन्म लेने वाला था तो उसने अन्य रानियों से प्रार्थना की, कृपया मेरे बच्चे को न खाएं। इसके बदले मैं अपने हिस्से के टुकड़े तुम सबको दे दूंगी जो मैंने अब तक बचा कर रखे हैं। रानियों ने उसकी बात मानी और इस तरह उसका बच्चा बच गया। धीरे धीरे वह बच्चा बड़ा होने लगा और एक सुंदर राजकुमार जैसा दिखने लगा। समय के साथ वह 6 साल का हो गया। सातों रानियों ने सोचा, इस बच्चे को बाहर की दुनिया दिखाई जाए ताकि वह हमारे लिए कुछ काम कर सके और हम भूख से न मरे। लेकिन कुआं बहुत गहरा था और दीवारें भी सीधी खड़ी थी। अंत में उन्होंने एक उपाय सोचा। वे एक दूसरे के कंधों पर चढ़ गई और सबसे ऊपर सातवीं रानी थी, जिसने बच्चे को अपने कंधे पर बैठाकर कुएं के बाहर छोड़ दिया। बच्चा बाहर निकला और पहली बार दुनिया देखकर बहुत खुश हुआ। कुएं से बाहर निकलते ही बच्चा महल की ओर भागा। महल के रसोई घर में पहुंचकर उसने रसोइयों से खाना मांगा। रसोइयों ने उसे पेट भर खाना खिलाया। फिर बचा हुआ खाना लेकर वह उस कुएं की ओर चला गया और अपनी मां और अन्य रानियों को वह खाना खिलाया। अब वह रोज महल से बचा हुआ खाना लाता और अपनी सातों माताओं को खिलाता। राजकुमार धीरे धीरे और बड़ा होने लगा। एक दिन जब वह रसोई में पहुंचा तो रसोई ने कहा, आज मेरी मां का देहांत हो गया है, मुझे अंतिम संस्कार के लिए जाना होगा, तुम मेरा काम संभाल लेना। राजकुमार ने हामी भरी और कहा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि राजा के लिए अच्छा खाना बना सकूं। रसोइये ने उसे सारा काम सौंप दिया और चला गया। उस दिन राजकुमार ने खाना बनाया और जब राजा ने वह खाना खाया तो वह बेहद स्वादिष्ट निकला। खाना बखूबी पकाया गया था, उसमें एक मनमोहक सुगंध थी और इसे सलीके से परोसा भी गया था। जब शाम को रसोइया वापस आया तो राजा ने उसे बुलाकर उसकी बेहद प्रशंसा की और कहा कि आज का भोजन अद्वितीय था और उसने आग्रह किया कि भविष्य में भी ऐसा ही स्वादिष्ट खाना तैयार करे। यह सुनकर रसोइये ने ईमानदारी से स्वीकार किया कि यह स्वादिष्ट व्यंजन उसने नहीं बल्कि मेल में आए उस युवा ने बनाया था। उसने आगे कहा कि उस दिन उसकी मां का देहांत हो गया था और वह अपनी जिम्मेदारी उस लड़के को सौंपकर घर चला गया था। ये सुनकर राजा ने तुरंत आदेश दिया कि उस लड़के को रसोइया के पद पर नियुक्त कर लिया जाए
और भविष्य में वही भोजन तैयार करे। राजा के रसोई घर में अब हर रोज नए नए पकवान बनने लगे, जिससे राजा अत्यधिक प्रसन्न हुआ और उसने उस लड़के को इनाम से नवाजा। परंतु वह लड़का उन सभी पुरस्कारों और भोजन को अपनी माँ और सौतेली माँ के पास ले जाकर उन्हें खिला देता था। जब वह लड़का मेल से भोजन लेकर कुएं की ओर जाता था तो रास्ते में उसे एक फकीर मिलता जो उसे आशीर्वाद देता और भीख मांगता। लड़का सदैव उसे भोजन का एक हिस्सा दे देता, जिससे फकीर उसे दिल से दुआएं देता। समय के साथ वह लड़का बड़ा हो गया, सुंदर और मजबूत हो गया। एक दिन उसकी सुंदरता पर रानी की निगाह पड़ी और वह उसकी ओर आकर्षित हो गई। उसने लड़के से उसके आगमन के बारे में पूछा, परंतु लड़के को रानी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, न ही उस पर कोई संदेह हुआ। लड़के ने अपनी माँ और सौतेली माँ के बारे में विस्तार से बताया। ये सुनकर रानी का मन विचलित हो गया और उसने लड़के को मारने की योजना बना ली। एक दिन रानी ने बीमारी का बहाना बनाया और हकीम को बहुत सारा धन देकर अपनी तरफ कर लिया। लालची हकीम ने रिश्वत लेकर रानी के कहे अनुसार काम करने का वचन दिया। रानी ने हकीम से कहा कि केवल मादा चीते का दूध ही उसकी जान बचा सकता है। राजा के पास हकीम गया और उसने कहा कि रानी की जान बचाने के लिए मादा चीते का दूध लाना आवश्यक है। राजा, जो रानी को खोने से भयभीत था, परेशान होकर उसके पास आया और बोला, मैं यह क्या सुन रहा हूँ? हकीम कह रहा है कि तुम्हें बहुत गंभीर बीमारी है और तुम्हें ठीक करने के लिए मादा चीते का दूध ही एकमात्र उपाय है। कौन इतना साहसी है जो यह दूध ला सके? रानी ने कहा, यह काम वही लड़का कर सकता है जो तुम्हारे रसोई में काम करता है। वह बहादुर है, तंदुरुस्त दिखता है और तुम्हारे लिए समर्पित है। तुमने उसे इतने इनाम दिए हैं, वह यह काम खुशी खुशी कर देगा। इसके अलावा मुझे कोई और उपाय नहीं सूझता। राजा ने उस लड़के को बुलाया और पूरी स्थिति बताई। लड़के ने तुरंत सहमति जताई, क्योंकि वह जानता था कि राजा की दया और कृपा से ही उसकी माँ और सौतेली माँ का पेट भर रहा है और उसकी सभी जरूरतें पूरी हो रही हैं। अगले दिन वह लड़का इस खतरनाक यात्रा के लिए तैयार हो गया। जब वह युवक जंगल की ओर बढ़ रहा था तो मार्ग में उसे वही फकीर मिला जिसे वह प्रतिदिन भोजन दिया करता था। फकीर ने उसे रोका और पूछा, कहाँ जा रहे हो बेटा? तब युवक ने राजा का आदेश उसे सुना दिया और बताया कि राजा की इच्छा पूरी कर वह कितना प्रसन्न होगा, क्योंकि राजा ने उस पर असीम कृपा की है। फकीर ने गहरी चिंता से कहा, तुम यह खतरनाक कार्य करने का साहस कैसे कर सकते हो? क्या तुम्हें इसका अंदाजा है कि यह कार्य कितना जोखिम भरा है? लेकिन उस युवक को अपने जीवन की कोई परवाह नहीं थी। वह बोला, बाबा, अगर आप नहीं मानते तो बताइए, मैं राजा के हुक्म की अवहेलना कैसे कर सकता हूँ? वही मेरे परिवार की सभी जरूरतें पूरी कर रहे हैं। युवक के अडिग निश्चय को देखकर फकीर ने गहरी सांस ली और कहा, अगर तुम नहीं मानते तो मेरी एक सलाह अवश्य मानो। इससे तुम्हारा काम भी सफल होगा और तुम सुरक्षित भी रहोगे। जब तुम मादा चीते को देखो तो उसे एक तीर मार देना, लेकिन इस प्रकार कि वह उसे गंभीर चोट न पहुंचे। तब वह चीता तुमसे पूछेगी कि तुमने उसे तीर क्यों मारा। उस वक्त तुम उसे बताना कि तुम उसके शरीर में एक छेद करना चाहते थे ताकि दूध आसानी से बह सके। साथ ही कहना कि उसके बच्चे पर तुम्हें दया आई, क्योंकि वे बहुत कमजोर नजर आ रहे थे। फकीर ने युवक को आशीर्वाद दिया और उसे उसकी यात्रा पर विदा किया। युवक इस प्रोत्साहन से ओत-प्रोत होकर प्रसन्न मन से जंगल की ओर बढ़ गया। थोड़ी ही देर में उसे एक मादा चीता दिखाई दी। उसने फकीर की सलाह अनुसार तुरंत तीर मारा, जिससे मादा चीते ने क्रोधपूर्वक उससे पूछा, तुमने मुझे तीर क्यों मारा? युवक ने फकीर की बताई बातें दोहराई और कहा, महल की रानी अत्यंत बीमार है, उनके उपचार के लिए मुझे आपका दूध चाहिए। ये सुनकर मादा चीता गहरी सांस लेते हुए बोली, क्या तुम्हें पता नहीं, तुम्हारी रानी कोई साधारण स्त्री नहीं बल्कि एक राक्षसी है। मेरे दूध से उसका कोई लाभ नहीं होगा। युवक हैरान होकर बोला, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? रानी से मुझे कोई खतरा नहीं है। इस पर मादा चीता ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें अपना दूध दूंगी, लेकिन सावधान रहना, उस रानी से बचकर रहना। यह कहकर मादा चीता उसे एक टूटे हुए शिलाखंड के पास ले गई और कहा, देखो, मैं यहाँ दूध की एक बूंद गिराऊंगी।
जैसे ही मादा चीता ने दूध की एक बूंद गिराई, शिला तुरंत खंड खंड हो गई। ये देखकर युवक विस्मय से भर गया। मादा चीता बोली, देखो, ये मेरे दूध की शक्ति है। अगर वह रानी यह सारा दूध पी जाएगी और उस पर इसका कोई असर नहीं होगा तो समझ लेना वह कोई सामान्य स्त्री नहीं है। युवक ने दूध लेकर राजा के पास लौट आया। राजा ने वह दूध रानी को पिला दिया। रानी सारा दूध पी गई और तुरंत कहने लगी कि अब वह स्वस्थ है। युवक ने यह सब देखा, लेकिन रानी पर इसका कोई प्रभाव न देखकर भी उसने कुछ नहीं कहा। राजा की प्रसन्नता देखकर वह स्वयं भी संतुष्ट हो गया। राजा ने उसे बहुत बड़ा इनाम दिया और उसकी पदोन्नति कर दी। लेकिन रानी का असली उद्देश्य अभी भी उस युवक की जान लेना ही था। कुछ दिनों बाद रानी ने फिर से बीमार होने का नाटक किया और वैद्य को बुलाकर कहा, मुझे फिर से लग रहा है कि मेरी तबीयत बिगड़ रही है। मेरे दादाजी जंगल में रहते हैं, जहां से पिछली बार मादा चीता का दूध लाया गया था। उनके पास एक विशेष औषधि है जिससे शायद मेरी बीमारी ठीक हो जाए। अगर आप वह दवा मंगवा सकते हैं तो कृपया उन्हें भेज दे। राजा यह सुनकर प्रसन्न हुआ और बोला, मैं उसी लड़के को भेजूंगा जो पिछली बार मादा चीता का दूध लेकर आया था। वह साहसी है और इस कार्य को पूरा कर सकता है। राजा ने तुरंत उस युवक को बुलाकर आदेश दिया कि वह जंगल जाकर दादाजी से दवा लेकर आए। युवक अपने सफर पर निकला और रास्ते में फिर से फकीर से सामना हुआ। फकीर ने पूछा, कहाँ जा रहे हो बेटे? लड़के ने फिर से पूरी कहानी सुना दी। फकीर ने चिंतित होकर कहा, तुम फिर से उसी खतरनाक जंगल में जा रहे हो? यह काम तुम्हारे लिए बेहद जोखिम भरा है। वह राक्षस तुम्हें जिंदा निगल जाएगा। लेकिन लड़के ने फकीर की बात न मानी और दृढ़ता से कहा, मैं राजा का आदेश नहीं टाल सकता। फकीर ने हार मानते हुए कहा, ठीक है, लेकिन मेरी एक बात जरूर सुनो। जब तुम उस राक्षस से मिलो तो उसे नाना जी कहकर संबोधित करना। वह तुमसे अपनी पीठ खुजलाने के लिए कहेगा तो उसकी पीठ जोर जोर से खुजलाना। लड़के ने सहमति में सिर हिलाया और अपनी यात्रा जारी रखी। जंगल बहुत घना और भयावह था, लेकिन आखिरकार उसे दूर से राक्षस का घर दिखाई दिया। वह सावधानी से आगे बढ़ा और जैसे ही राक्षस सामने आया, लड़के ने जोर से पुकारा, नाना जी, नाना जी, मैं आपकी बेटी का बेटा हूँ। मुझे आपके पास इसलिए भेजा गया है क्योंकि आपकी बेटी बहुत बीमार है और आपकी औषधि के बिना वह ठीक नहीं हो सकती। कृपया मुझे वह दवा दे दें। राक्षस ने उसे ध्यान से देखा और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें दवा दे दूंगा, लेकिन पहले मेरी पीठ खुजला दो, बहुत खुजली हो रही है। ये कहते हुए राक्षस ने चालाकी दिखाई, क्योंकि उसकी पीठ में कोई खुजली नहीं थी। वह यह परखना चाहता था कि लड़का सचमुच उसकी बेटी का बेटा है या नहीं। फकीर की बात याद करते हुए लड़के ने राक्षस की पीठ जोर जोर से खुजलानी शुरू की। जब उसने अपने नाखूनों से राक्षस की पीठ में गहरा निशान बना दिया, तभी राक्षस ने चिल्लाकर कहा, बस ठीक है, अब रुक जाओ। राक्षस ने अपनी चाल में असफल होते हुए अंततः उसे दवा दी और वापस भेज दिया। महल पहुंचकर लड़के ने दवा राजा को सौंपी। राजा ने दवा को रानी तक पहुंचाया और रानी ने दावा किया कि वह अब पहले से बेहतर महसूस कर रही है। राजा उस युवक की काबिलियत देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसे बड़ा इनाम दिया, लेकिन रानी अंदर ही अंदर घबराई हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह लड़का आखिर हर बार कैसे बचकर लौट आता है। रानी ने धीरे धीरे अपने मन में फिर से एक नई साजिश रची। उसने योजना बनाई कि इस बार वह लड़के को रास्ते से हटा देगी, लेकिन इस बार बहुत सोच समझकर, ताकि राजा को इसका जरा भी अंदेशा न हो। आखिरकार रानी ने सोचा कि अब भगवान ही अगर चाहेगा तो मुझे इस रोग से मुक्ति मिलेगी। उसने राजा से कहा, एक आखिरी प्रयास किया जाए, उस युवक को फिर से जंगल भेजा जाए जहां मेरी बूढ़ी दादी रहती है। उनके पास एक जादुई औषधि है जिससे मुझे जीवन भर के लिए यह रोग नहीं सताएगा और मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाऊंगी। राजा पहले से ही उस युवक से बहुत खुश था, क्योंकि उसने पहले भी कठिन कार्य सफलतापूर्वक पूरे किए थे। लेकिन राजा को समझ नहीं आ रहा था कि रानी बार बार उसी लड़के को क्यों भेज रही है। वह सोचने लगा कि रानी आखिर चाहती क्या है। लड़का तो पहले ही कई खतरों से बचकर आ गया था, मादा चीता का दूध लाया और अब यह नई चुनौती। राजा ने युवक को बुलाकर रानी की बात बताई और उसे जंगल में दादी से दवाई और एक विशेष कंघी लाने का आदेश दिया। लड़का तैयार हो गया, लेकिन उसके सफर पर निकलते ही
फिर वही फकीर रास्ते में मिला। फकीर ने उससे पूछा, अब कहाँ का इरादा है बेटा? लड़के ने उसे फिर से पूरा हाल बताया और कहा कि वह रानी की दी हुई चिट्ठी लेकर उसकी दादी के पास जा रहा है। फकीर ने चिट्ठी ली और पढ़कर गंभीर स्वर में कहा, क्या तुम सचमुच मौत के मुंह में जाने का इरादा रखते हो? ये चिट्ठी तो तुम्हारी मौत का फरमान है। इसमें लिखा है कि तुम रानी के सबसे बड़े दुश्मन हो और तुम्हें खत्म करना जरूरी है। कंघी तो बस एक बहाना है। ये सुनकर लड़के के रोंगटे खड़े हो गए। वह भीतर ही भीतर कांपने लगा, लेकिन उसने राजा के आदेश को पूरा करने का संकल्प लिया। वह चिट्ठी फाड़ने की तैयारी में था कि फकीर ने दूसरी चिट्ठी लिख कर दी, जिसमें लिखा था, ये लड़का मेरा अपना है, इसका ख्याल रखना और इसे प्यार से संभालना। फकीर की बात सुनकर लड़के को थोड़ी राहत मिली और वह हिम्मत जुटाकर फिर से जंगल की ओर बढ़ चला। जब वह राक्षसी के घर पहुंचा तो उसने साहस बटोरकर उसे नानी कहकर पुकारा और चिट्ठी उसके हाथ में दे दी। राक्षसी ने चिट्ठी पढ़ते ही लड़के को गले लगाया और उसके राजा और उसकी बेटी के हालचाल पूछे। उसने लड़के की खूब आवभगत की, उसे आराम से रखा और विदाई के वक्त उसे कुछ अनोखे उपहार दिए। इनमें से एक था एक जादुई साबुन की शीशी, जिसकी एक बूंद गिरते ही बड़ा पहाड़ खड़ा हो जाता था। दूसरी थी सुइयों की एक सीसी, जिनमें से अगर एक भी सुई जमीन पर गिरे तो विशाल पर्वत खड़े हो जाते। और आखिरी था पानी की एक बोतल, जिसके पानी की एक बूंद गिरने से समुद्र बन जाता। राक्षसी ने लड़के को इन चीजों का महत्व भी समझाया ताकि वह इन्हें सही वक्त पर उपयोग कर सके। बुढ़िया ने एक शक्तिशाली मुर्गा, एक चरखा, एक कबूतर, एक चिड़िया और एक दुर्लभ औषधि लड़के को सौंपते हुए कहा, यह मुर्गा 7 आत्माओं का वाहक है। यह 7 आत्माएं तुम्हारे मामा से जुड़ी है। जब तक यह मुर्गा जीवित रहेगा तुम्हारे मामा की जीवन डोर भी सुरक्षित रहेगी। लेकिन ध्यान रखना, अगर इस मुर्गे को कुछ हुआ तो तुम्हारे मामा की जान पर भी बन आएगी। इसी तरह कबूतर में तुम्हारे नाना की आत्मा बंद है और चिड़िया में तुम्हारी माँ की। जब तक यह पक्षी सही सलामत रहेंगे तुम्हारे नाना और माँ भी कुशल रहेंगे। बुढ़िया ने औषधि का महत्व समझाते हुए कहा, यह दवा इतनी अद्वितीय है कि इसकी मदद से एक अंधा भी दृष्टि प्राप्त कर सकता है। लड़के को यह सुनकर अत्यधिक प्रसन्नता हुई और उसने बुढ़िया का आभार व्यक्त किया। फिर वह विश्राम करने चला गया। सुबह हुई और जब बुढ़िया नदी की ओर जाने लगी तो लड़के ने वह सब किया जिसका उसे निर्देश दिया गया था। उसने 7 मुर्गों को, कबूतर को और चरखे को नष्ट कर दिया। जैसे ही उसने यह किया, बुढ़िया, उसका पति और उसके 7 बेटे तुरंत मृत्यु को प्राप्त हो गए। इसके बाद लड़के ने पिंजरे में बंद चिड़िया को पकड़ा और वह दुर्लभ औषधि उठाकर राजा के महल की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने अपनी माँ और राजा की अन्य पत्नियों की दृष्टिहीनता को उस चमत्कारी औषधि से ठीक किया। वह उन सभी को कुएं से बाहर लेकर आया और अब सब मिलकर राजा के महल की ओर बढ़ चले। महल पहुंचकर लड़के ने उन सबको एक कमरे में छिपाकर बैठने को कहा और उन्हें निर्देश दिया कि जब तक वह उन्हें बुलाए नहीं वे बाहर ना आए। इसके बाद लड़का राजा के पास गया और उसे अपनी माँ से मिलने की इच्छा जताई। उसने राजा से कहा, महाराज, आपके सामने एक गहन सत्य प्रस्तुत करना चाहता हूँ, कृपया मेरी बात को ध्यान से सुने। राजा लड़के पर बहुत भरोसा करता था, इसलिए उसने कहा, बेटा निसंकोच बताओ। लड़के ने गंभीरता से कहा, महाराज, आपकी पत्नी एक राक्षसी है और वह मुझे मारने की योजना बना रही है। वह यह जानती है कि मैं उन्हीं पत्नियों में से एक का पुत्र हूँ जिन्हें उसने सूखे कुएं में फेंकवाया था। पहले तो राजा को यह सुनकर बहुत क्रोध आया कि लड़का उसकी रानी के बारे में ऐसा कैसे कह सकता है, लेकिन जब उसे यह समझ आया कि यह लड़का उसी का पुत्र है तो उसके हृदय में पिता की ममता जाग उठी। फिर लड़के ने राजा से कहा, महाराज, आपकी रानी मुझसे डरती है कि एक दिन मैं आपके सिंहासन का वारिस बन जाऊंगा, इसलिए वह मुझे जल्दी से खत्म करना चाहती थी। मैंने न सिर्फ उसकी योजना का पर्दाफाश किया, बल्कि मैंने उसके माता पिता और उसके 7 भाइयों को भी मौत के घाट उतार दिया है। ये जो चिड़िया आप देख रहे हैं, इसमें उसी रानी की आत्मा कैद है। उसकी माँ ने मुझे यह सब बताया था। राजा स्तब्ध खड़ा रहा। ये सब सुनकर उसकी आंखों में अविश्वास था। वह लड़के से बोला, अगर यह सच है तो तुम इस चिड़िया का गला दबा दो। यदि रानी मरती है तो मैं मान लूंगा कि वह वास्तव में एक राक्षसी है।
लड़के ने राजा के कहने पर चिड़िया का गला घोंट दिया और जैसे ही उसने ऐसा किया, रानी की तुरंत मृत्यु हो गई। उसकी असली राक्षसी पहचान सामने आ गई। ये देख राजा हतप्रभ रह गया और गहरे दुख में डूब गया कि वह इतने सालों तक एक राक्षसी के साथ रह रहा था जिसने उसकी असली रानियों को छल पूर्वक हानि पहुंचाई थी। राजा फूट फूट कर रोने लगा। तब लड़के ने 7 असली रानियों को बुलाया। जैसे ही वे सामने आई, राजा ने उन्हें गले से लगाकर अपने आंसुओं में डूबते हुए कहा, मैं कैसे एक दुष्ट राक्षसी के झांसे में आ गया और तुम्हें पहचान न सका। छोटी रानी ने कहा, महाराज, हमने आपको सच्चाई बताने की कोशिश की थी, लेकिन रानी का जादू इतना प्रबल था कि आपने हमारी कोई बात नहीं सुनी। उस राक्षसी ने हमें कुएं में फेंकवा दिया और भूख के मारे हमें अपने बच्चों को मारकर खाना पड़ा, नहीं तो हम मर जाती। मेरा 7वां बेटा बच गया क्योंकि मैं उसे खा नहीं सकी। ये सुनकर राजा और भी जोर से रोने लगा। मैंने क्या किया? मुझे कितना भयानक धोखा दिया गया। राजा ने अपने बेटे को गले से लगाया और उसे उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। उसने कहा, अगर मैंने अपनी रानियों की बात सुनी होती तो आज मेरे पास सभी राजकुमार होते। छोटी रानी ने जवाब दिया, महाराज, समय से पहले और भाग्य से अधिक कुछ नहीं मिलता। आपके नसीब में एक ही पुत्र था जो आपको मिल गया। इसके बाद राजा ने अपनी 7 रानियों को फिर से अपना लिया और अपने पुत्र को राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया। राजकुमार के पास वह जादुई साबुन और पानी से भरी बोतलें थी जिन्हें राक्षसी ने दिया था। उसने इन जादुई चीजों की मदद से आसपास के सभी राज्यों पर विजय प्राप्त की और एक विशाल साम्राज्य खड़ा कर लिया। वृद्ध राजा अपनी 7 रानियों के साथ अब शांति से जीवन बिताने लगा। वे सभी आनंदमय जीवन जी रहे थे। जब राजकुमार बड़ा हुआ तो राजा ने उसके लिए एक सुंदर कन्या ढूंढकर उसका भव्य विवाह किया। राजकुमार का भी घर बस गया और उसके भी बच्चे हो गए। इस तरह उनका परिवार पूर्ण हो गया और वे सब सुख शांति से जीवन बिताने लगे। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। होली के त्योहार पर पिताजी के लिए राम नामी गमछा, बच्चों के लिए पिचकारी, विष्णु के लिए धूप का चश्मा और चंपा, कम्मो तथा अम्मा के लिए रंगीन कांच की चूड़ियां लाई गई थी। होली के दिन दोनों घरों में स्वादिष्ट पकवानों की भरमार थी। गुजिया, मठरी, खुरमा जैसे कई व्यंजन बनाए गए थे। जगपति और विषमजी को जो भी थाली दी जाती वे बिना कुछ बोले खा लेते, मगर चंपा ऐसा कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती। जब भी विष्णु कहता कि अम्मा और पिताजी को भी कुछ दिया जाए तो चंपा अपनी बात रख देती। मैं तो पूरे साल दोनों वक्त खाना बना और खिला रही हूँ, अब जब दीदी आई है तो 2-4 दिन तो सेवा करने दो। उसकी बात पर विष्णु खामोश हो जाता। होली का दिन हंसी खुशी बीता। सभी बच्चे गांव के अन्य बच्चों के साथ मिलकर खूब मस्ती करते हुए होली खेल रहे थे। शाम होते होते जब अंधेरा गहराने लगा, बच्चे अब भी पिचकारियां थामे हुए थे। सूरज सबसे अलग थलग था, इसलिए वह जय किशन के पास खड़ा था। सिद्धि को सूरज की पिचकारी बहुत भा रही थी। वह सुबह से ही उससे मांग रही थी, मगर सूरज किसी भी कीमत पर अपनी पिचकारी देने को तैयार नहीं था। जय किशन ने सिद्धि को समझाया, बिटिया तुम बड़ी हो, थोड़ी देर और सब्र करो, शाम को तुम्हारे लिए नई पिचकारी लाऊंगा। हालांकि होली का रंग अब खत्म हो चला था, मगर सूरज अपनी पिचकारी छोड़ने को राजी नहीं था। उधर रिद्धि का धैर्य भी जवाब देने लगा था। जय किशन चारपाई पर बैठे थे और सूरज उनके पास खड़ा था, अपनी पिचकारी को कसकर पकड़े हुए। दूसरी चारपाई पर जगव और बिशंबर जी आराम फरमा रहे थे। सिद्धि अचानक दौड़ती हुई सूरज के पास पहुंची और उसकी पिचकारी छीनने की कोशिश करने लगी, मगर सूरज ने अपनी पिचकारी पर इतनी कसकर पकड़ बनाई हुई थी कि सिद्धि का उसे छीन पाना नामुमकिन था। गुस्से में आकर सूरज ने अपनी पिचकारी से ही सिद्धि के माथे पर जोर से वार कर दिया। पीतल की बनी पिचकारी के चोट लगते ही सिद्धि दर्द से चीख पड़ी। जय किशन तुरंत सिद्धि की ओर भागे। जब उन्होंने उसका माथा देखा तो वहां एक गहरा निशान उभर आया था और हल्का हल्का खून रिस रहा था। बिना समय गंवाए
उन्होंने साइकिल निकाली और विष्णु को आवाज दी। जय किशन ने विष्णु को पीछे बैठने को कहा और तेजी से साइकिल चलाते हुए बाजार के डॉक्टर की ओर बढ़ गए। गांव के उस डॉक्टर के पास अक्सर लोग अपनी बीमारियों का इलाज कराने आते थे। डॉक्टर ने तुरंत सिद्धि की पट्टी की और दवा दी। जय किशन विष्णु और सिद्धि को लेकर वापस घर लौट आए, मगर उन्हें क्या मालूम था कि घर पर एक ऐसा तूफान उनका इंतजार कर रहा है जो सब कुछ बदल कर रख देगा। घर पहुंचकर जय किशन ने साइकिल खड़ी की और विष्णु की मदद से सिद्धि को गोद में उठाया। बरामदे की ओर बढ़ते ही उनकी नजर चंपा पर पड़ी। चंपा उस वक्त अंदर थी और सिद्धि की चोट के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। दरवाजे की चौखट पर बैठी चंपा उनके लौटने का इंतजार कर रही थी। वहीं पास में पड़ी चारपाई पर जगव और बिशंबर जी भी बच्चों के साथ बैठे थे। जैसे ही जय किशन सिद्धि को लेकर अंदर आए, चंपा की नजर सिद्धि के माथे पर बंधी हुई पट्टी पर पड़ी। यह देखकर वह अपना आपा खो बैठी। अब यह गुस्सा आज की चोट का नतीजा था या बरसों से उसके दिल में पलती नफरत का, यह कहना मुश्किल था। उसे इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं था कि वह क्या करने जा रही है। जैसे ही मान सम्मान और मर्यादा को ताक पर रखकर वह आगे बढ़ी, उसने जय किशन के हाथों से सिद्धि को लगभग झटकते हुए छीन लिया। गुस्से से भरी चंपा ने विष्णु को ताने देते हुए कहा, तुम्हारे हाथ टूट गए हैं क्या, जो तुमने अपनी बेटी को इनके हवाले कर दिया? इनका बेटा तो राजकुमार बना फिरता है और मेरी मासूम बच्ची का सिर फोड़ डाला। अब ये बड़े आराम से उसे डॉक्टर के पास लेकर घूम रहे हैं और तुम सब मूक दर्शक बने हुए हो। चंपा गुस्से में तिल मिलाते हुए सिद्धि को अपनी गोद में लेकर अपने हिस्से वाले घर के अंदर चली गई। तभी बिशंबर जी ने चंपा को जय किशन को छूते हुए देख लिया और वह दहाड़ते हुए बोले, अरे चंपा, ये क्या कर रही है? तूने अपने जेठ को छू लिया। जय किशन, जो हमेशा चंपा को अपनी छोटी बहन और मासूम बच्ची जैसा मानता था, इस घटना से हतप्रभ रह गया। वह कभी सोच भी नहीं सकता था कि चंपा ऐसा अपमानजनक व्यवहार करेगी। जिस समाज में जेठ की छाया से भी दूरी रखी जाती है, वहां चंपा ने जय किशन को सीधे हाथ से छू दिया था। ये दृश्य देखकर जय किशन अंदर से जैसे टूट गया। वह चुपचाप वहां से हटकर अम्मा के पास जाकर बैठ गया। लेकिन इस बीच जगपति चुप नहीं बैठी। वह तुरंत चंपा के पीछे पीछे उसके हिस्से वाले घर में गई और खड़ी आवाज में बोली, चंपा, तुझे हो क्या गया है? तेरा दिमाग सही है या खराब हो गया है? तूने कैसे अपने जेठ को छूने की हिम्मत कर ली? तेरी ये जुर्रत कैसे बढ़ गई? पर चंपा अब सुनने के मूड में नहीं थी। उसके चेहरे पर विद्रोह साफ झलक रहा था और ऐसा लग रहा था मानो वह किसी भी बात को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं थी। चंपा गुस्से में तमतमाती हुई बोली, अम्मा, अपने ये प्रवचन अपने पास रखो। मैं अब तंग आ चुकी हूँ इस रोज रोज की खटपट से। दिन में 10-10 बार घर में घुस आती हो और मेरे बच्चों का अपमान करती हो। अब मैं कल ही दोनों घरों के बीच दीवार खड़ी करवाती हूँ। फिर चाहे दिन में 100 बार आना रहना अपने लाडले बड़े बेटे और बहू के साथ। पूरे गांव में रोक रोक कर मेरी और श्यामू के पापा की जिंदगी बर्बाद कर दी। पर तुम्हें चैन कहा, आज तो मेरी बच्ची का सिर फोड़वा ही दिया। चंपा का गुस्सा रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वह अपनी सास पर जमकर बरस रही थी। ये वही पुरानी चंपा नहीं थी। अब वह अपनी सास से हर एक बात का बदला लेने को तैयार बैठी थी। जगव यह समझ चुकी थी कि अब चंपा से कुछ भी कहना व्यर्थ है। वह रिश्तों की मर्यादा की सीमा पार कर चुकी है। ऐसे में कुछ कहने सुनने का मतलब खुद का अपमान करवाना था। इसलिए जगव चुपचाप वहां से बाहर चली गई। बाहर दोनों घरों के बाहरी हिस्से से सटी दालान में जयकिशन, बिशंबर जी और जगव बैठकर बात कर रहे थे। भीतर चंपा के तीखे शब्द जगव ने जयकिशन और बिशंबर जी को बताए। ये वही दालान थी जिसे बिशंबर जी ने बड़े अरमानों से बनवाया था। घर पीछे से अलग अलग थे, लेकिन आंगन के बीच में एक छोटा सा दरवाजा था जिससे घर की बहुएं आपस में आसानी से मिल सके। दालान दोनों घरों को जोड़ने के लिए बनाई गई थी ताकि किसी भी कार्यक्रम या मेहमानों के आने पर जगह की कमी महसूस न हो। दोनों भाई इस जगह का इस्तेमाल मिलजुल कर सके। लेकिन अब चंपा की दीवार खड़ी करवाने की बात ने बिशंबर जी को परेशान कर दिया। यह सब उन्हें भीतर तक कचोट रहा था। रिश्तों में आई दरार को सह पाना उनके लिए कठिन था। जब इस बैठक में चर्चा चल रही थी तो दीवार जैसे उठ खड़ी हो गई। पूरे गांव में यह बात जंगल की आग की तरह फैलने वाली थी
कि उनकी छोटी बहू ने जेठ को स्पर्श कर बच्चे को अपनी ओर खींच लिया। सोचिए, समाज में उनकी इज्जत का क्या होगा। होली के अवसर पर जब दिन में ही हर घर में पकवान बन जाते हैं और शाम को उसी के सहारे गुजारा होता है, कम्मो को भी आज भोजन बनाने से निजात मिल गई थी। वह वहीं पास में घूंघट की ओट में बैठी सब बातें सुन रही थी। कम्मो के मन में दुख का पहाड़ टूट पड़ा। उसे चंपा हमेशा प्यारी और निष्कपट लगती थी। उसने हमेशा छोटी बहन की तरह प्रेम दिया था। तो फिर ऐसी कौन सी भूल हो गई कि आज वह हर हद पार करने को तैयार थी। बसंत जी बार बार यही सवाल दोहरा रहे थे। आखिर चंपा ने जयकिशन को छूने की हिम्मत कैसे की। जग्गो, जिन्हें बसंत जी प्यार से जगपति कहकर बुलाते थे, ने भी यही बात दोहराई। तू ही बता, क्या किसी ने कभी अपने जेठ को छुआ है? तूने ऐसा सुना है कभी? सभी की नजरें अब जवाब मांग रही थी। जयकिशन ने स्थिति संभालने की कोशिश की और कहा, जाने भी दीजिए पिताजी, बच्ची है, गलती हो गई होगी। लेकिन बसंत जी ने यह बात मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, जयकिशन, ये कैसे हो सकता है कि उसे पता न हो। शादी के समय ही जेठ द्वार की रस्म होती है। तात पाठ डालते समय पंडित जी इसे स्पष्ट कर देते हैं कि जेठ को छूना वर्जित है। फिर कैसे वह इसे नहीं जानती? और अगर नहीं जानती थी तो आज तक उसने इस परहेज को क्यों निभाया? यह ऐसे सवाल थे जिनके जवाब किसी के पास नहीं थे। बहुत मान मनौवल के बाद विशंभर जी ने थोड़ा सा खाना खाया। बाकी सभी ने सिर्फ मोह ही झूठा किया। त्योहार की सारी खुशी मानो समाप्त हो चुकी थी। देर रात तक सब दलान में बैठे रहे। अंततः जगपति ने जयकिशन और कम्मो को सोने के लिए भेज दिया। सूरज भी जगव की चारपाई पर सो गया था। जगपति, जो रोज सुबह 4 बजे उठती थी, जैसे ही जागी उन्होंने देखा कि विशंभर जी बार बार करवटें बदल रहे थे। कभी बैठते तो कभी लेट जाते। जगपति को लगा उनकी तबीयत ठीक नहीं है। वह उनके पास गई और माथे पर हाथ रखकर पूछा, क्या हुआ जी? तबीयत ठीक नहीं लग रही क्या? विशंभर जी ने सीने पर हाथ रखते हुए कहा, पता नहीं क्यों, हल्का सा दर्द महसूस हो रहा है। लेकिन उनके चेहरे को देखकर जगपति समझ गई कि वे झूठ बोल रहे थे। दर्द हल्का नहीं था, बल्कि गहराई तक बढ़ रहा था। जगपति ने हमेशा अपने परिवार को एक ढाल की तरह हर विपत्ति और कष्ट से बचाए रखा था। आज जब मामला उनके पति की तबीयत का था, तो उन्होंने समय गंवाए बिना निर्णय लिया। जयकिशन को पुकारते हुए उन्होंने भीतर जाकर बताया कि पिताजी की तबीयत ठीक नहीं लग रही है और उन्हें तुरंत पास के शहर के बड़े डॉक्टर के पास ले जाना होगा। जयकिशन ने स्थिति को भांपते हुए बाहर आकर पिताजी की हालत देखी और तुरंत पास के गांव जाकर गाड़ी की व्यवस्था करने के लिए साइकिल उठा ली, क्योंकि उनकी हालत बस से यात्रा करने लायक नहीं थी और गांव की बसें तो अपने तय समय पर ही आती जाती थी। जगपति ने विशंभर जी से कहा, आप दातुन करके स्नान कर लीजिए, क्योंकि वे बिना नहाए कुछ खाते पीते नहीं थे और उनका विश्वास था कि घर से खाकर निकलने पर ही बाहर कुछ अच्छा नसीब होता है। जगपति ने स्नान के लिए सारी तैयारी कर दी। विशंभर जी ने हल्का सा स्नान किया, पूजा अर्चना की और माथे पर चंदन लगाकर जाप करने लगे। इस बीच जयकिशन गाड़ी लेकर लौट आया। कम्मो ने दाल, रोटी और सलाद की थाली ससुर जी के सामने परोसी। वे धीरे धीरे और अनमने मन से खाने लगे। खाने के दौरान जगपति तैयार होने के लिए चली गई। नहा धोकर जब वे लौटी तो कम्मो ने उनकी कंघी करना शुरू किया। जगपति ने शीशे में अपना प्रतिबिंब देखा और माथे की बिंदी नजर न आने पर कम्मो से कहा, कम्मो, मेरी बिंदी शायद गिर गई है, एक नई बिंदी लगा दे। कम्मो ने तुरंत बिंदी का पत्ता निकाला और जगपति के माथे पर लगाने लगी। जैसे ही बिंदी लगाई, जगपति भड़क उठी। ये क्या कम्मो, तू मुझे काली बिंदी क्यों लगा रही है? कम्मो ने हाथ में बिंदी दिखाते हुए कहा, अम्मा, ये काली नहीं, कत्थई रंग की है। जगपति संतुष्ट होकर बोली, अच्छा ठीक है, लगा दे। तब तक डॉक्टर के पास जाने की सारी तैयारियां हो चुकी थी। विशंभर जी को कार में बैठने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए वे लेट गए। उन्होंने जयकिशन से कहा, बेटा, मुझे कुछ चुभ रहा है, गद्दा डाल दे। जयकिशन ने कहा, पिताजी, यह कार है, इसमें पहले से ही गद्दा होता है। लेकिन पिताजी की बात मानते हुए उन्होंने एक पतला गद्दा लाकर बिछा दिया। विशंभर जी लेटते हुए बोले, जग्गो,
तू मेरा सिर अपनी गोद में रख ले। जगपति को संकोच हो रहा था कि बेटे के सामने कैसे पति का सिर गोद में रखकर बैठे, लेकिन जयकिशन ने अपनी मां से कहा कि पिताजी की बात मान ले। हारकर जगपति ने विशंभर जी का सिर अपनी गोद में रख लिया। कम्मू ने सास ससुर के पैर छुए और गाड़ी शहर की ओर चल पड़ी डॉक्टर को दिखाने। इधर घर पर हलचल देख चंपा ने विष्णु को सुबह सुबह खेत पर भेज दिया। उसने कहा, तुम्हारी कौन सी नौकरी है जो बैठे बैठे खाने को मिलेगा? जाओ मेहनत करो, तभी बच्चों का गुजारा होगा। मुझे किसी और से कोई उम्मीद नहीं है। ये कहकर वह बच्चों को लेकर भीतर चली गई। वह जानती थी कि अगर विष्णु घर पर रहा तो वह पिताजी के साथ चला जाएगा और उसका समय बर्बाद होगा। शहर के अस्पताल पहुंचते ही विशंभर जी की बेचैनी और घबराहट बढ़ने लगी। वे बार बार अपने सीने को हाथों से दबाने लगे। जगपति हर बार उनका हाथ हटाकर अपने हाथों से दर्द कम करने का प्रयास करती, लेकिन उनकी कोशिश से विशंभर जी को राहत नहीं मिल रही थी। वे बार बार जगपति का हाथ हटाकर अपने हाथों से ही दर्द दबाने लगे। यह देखकर जयकिशन का मन विचलित हो रहा था। भले ही वह आगे की सीट पर बैठा था, लेकिन उसकी नजर बार बार पिताजी की ओर जा रही थी। वह मजबूर था, कुछ कर नहीं पा रहा था। पिताजी का दर्द कम करने के लिए वह ड्राइवर को बार बार कार तेज चलाने को कह रहा था, ताकि जल्दी अस्पताल पहुंचा जा सके और इलाज शुरू हो सके। अस्पताल पहुंचने पर पता चला कि होली के दूसरे दिन की वजह से 2 दिन की छुट्टी के बाद अस्पताल खुला था और मरीजों की भीड़ बहुत ज्यादा थी। डॉक्टर का अभी तक कोई अता पता नहीं था। विशंभर जी बैठने की हालत में नहीं थे। जयकिशन ने ड्राइवर से कहा, तुम जल्दी से कार का गद्दा अस्पताल के बरामदे में बिछा दो। ड्राइवर ने जयकिशन के कहे अनुसार गद्दा बिछा दिया। जगपति और जयकिशन ने विशंभर जी को सहारा देकर बरामदे में लिटा दिया। विशंभर जी अब गर्मी की शिकायत करने लगे। उनके माथे पर पसीने की बूंदें मोती जैसी चमक रही थी। जगपति ने अपने पल्लू से पंखा बनाकर उन्हें हवा करने की कोशिश शुरू कर दी। जयकिशन ने कहा, अम्मा, आप पिताजी का ध्यान रखिए, मैं डॉक्टर को तुरंत यहीं बुलाकर लाता हूँ। इतना कहकर वह तेज कदमों से डॉक्टर के पास जाने के लिए निकल पड़ा। पूछने पर पता चला कि डॉक्टर साहब अभी भर्ती मरीजों को देख रहे थे और उसके बाद ही अन्य मरीजों को देखेंगे। जयकिशन सीधे डॉक्टर के पास पहुंचा और विशंभर जी की बिगड़ती हालत का हवाला देकर हाथ जोड़कर विनती करने लगा। पहले तो डॉक्टर ने टालने की कोशिश की, लेकिन जयकिशन के बार बार अनुरोध पर वे तुरंत विशंभर जी को देखने चल दिए। इधर जयकिशन के जाते ही विशंभर जी ने जगपति से कहा, जग्गो, मुझे उल्टी जैसा महसूस हो रहा है। फिर झट से बोले, जल्दी कर, मुझे उल्टी होने वाली है। वे बरामदे के किनारे गद्दे पर लेटे हुए थे। जगपति ने उनका सिर सहारा देकर किनारे लटका दिया और नीचे की ओर झुकने को कहा। कुछ ही देर में विशंभर जी को जोरदार उल्टी हुई, जैसे अंदर का सारा कष्ट बाहर निकल आया हो। उल्टी के बाद उनके चेहरे पर दर्द का भाव धीरे धीरे गायब हो गया। जगपति ने उन्हें फिर से लिटाया, पानी से उनका चेहरा साफ किया और पल्लू से सुखा दिया। अब वे शांत लेटे हुए थे। थोड़ी ही देर में जयकिशन डॉक्टर को लेकर आ गया। जगपति ने बताया, उन्हें अभी तक सिर्फ एक बार उल्टी हुई है, कोई अच्छी दवा दे दीजिए जिससे जल्दी आराम हो जाए। डॉक्टर ने वहीं झुककर विशंभर जी के सीने को आगे पीछे दबाकर ऊपर नीचे करके कुछ समझने की कोशिश की। फिर उठकर खड़े हो गए। जब जयकिशन ने पूछा, क्या हुआ डॉक्टर साहब, तो डॉक्टर ने सीधे कुछ नहीं कहा। जगपति ने झल्लाते हुए तेज आवाज में कहा, अरे डॉक्टर, देख क्यों नहीं रहे हो? देखो, उल्टी के बाद कैसे शांत पड़े हुए हैं। डॉक्टर ने थोड़ी झिझक के साथ शांत स्वर में जवाब दिया, माताजी, किसे देखूं? पंछी तो उड़ चुका है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। इतना कहकर डॉक्टर ने जयकिशन के कंधे पर सांत्वना भरी थपकी दी और वहां से चला गया। डॉक्टर के ये शब्द, पंछी तो उड़ चुका है, जैसे जगपति के कानों में गूंजने लगे। यह सुनकर उनके मन में निराशा घर कर गई। उन्होंने आंचल से विशंभर जी के चेहरे को साफ किया और उनकी तरफ खाली नजरों से देखते हुए गहरी सांस ली। जयकिशन से जगपति ने रुंधे स्वर में पूछा, जय बेटा, क्या सच में तेरे पिताजी हमें छोड़कर चले गए? अम्मा की आवाज सुनते ही जयकिशन जैसे एक झटके में अपनी तंद्रा से बाहर आया। वह अम्मा के गले लगकर फफक फफक कर रो पड़ा। बोला, अम्मा,
डॉक्टर ने तो यही कहा। क्या सचमुच कोई ऐसे चला जाता है? जगपति ने एक बार फिर सवाल किया। उन्हें तो कुछ खास नहीं हुआ था, बस हल्का सा दर्द ही तो था सीने में। अम्मा के इन सवालों का जय किशन के पास कोई जवाब नहीं था। वह चुपचाप अपने पिता के निर्जीव शरीर पर सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगा। जगपति ने उसके माथे पर अपना कांपता हुआ हाथ फेरते हुए कहा, क्यों रोता है रे पगले? देख, मैं तो नहीं रो रही। तू क्यों अपने आप को यूं कमजोर कर रहा है? देख, तेरी अम्मा खड़ी है ना तेरे साथ। जय किशन ने देखा कि सचमुच उसकी अम्मा की आंखों में आंसू नहीं थे, पर क्या उन्हें उससे कम दर्द हो रहा होगा? नहीं, वह जानता था कि अम्मा अपने आंसुओं को अपने भीतर छिपाए हुए हैं ताकि वह टूट न जाए। ये देखकर उसने भी अपना दिल मजबूत किया। रोने भर से जिम्मेदारियां पूरी नहीं हो जाती, उसने खुद को समझाया। वह बड़ा बेटा था। पिता के जाने के बाद अब पूरा घर उसी पर निर्भर था। अपने भीतर उमड़ते दर्द के सागर को दबाकर उसने अपने कर्तव्य को प्राथमिकता दी। जय किशन शहर आया था कुछ सपनों को पूरा करने, पर किसे पता था कि वह सपनों के बदले ऐसा दोहा स्वप्न लेकर लौटेगा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि पिताजी यूं अचानक सबको छोड़ जाएंगे। उसके मन में सवालों का बवंडर उठ रहा था। ये सब क्यों हुआ? कैसे हुआ? वह घर वालों को यह दुख कैसे बताएगा? छोटे भाई विष्णु को कैसे समझाएगा? पर अब विलाप का समय नहीं था। उसने अपने गम को अपने भीतर दबाकर अपने पिताजी को गांव लाने की तैयारियों में जुट गया। यह उसकी जिम्मेदारी थी और वह जानता था कि उसे निभाने के लिए उसे मजबूत बनना पड़ेगा। जब वह पिताजी का शरीर लेकर गांव पहुंचा तो उस दुख का बोझ उसके कंधों पर इतना भारी था कि जैसे वे उस बोझ को सह नहीं पा रहे थे। जाते वक्त किसी के मन में यह ख्याल नहीं आया था कि लौटते वक्त इस तरह का दृश्य देखना पड़ेगा। जगपति ने भी विशंभर जी के शरीर को गोद में सिर रखकर वैसे ही संभाल रखा था जैसे जाते वक्त। उसकी आंखें आंसुओं के समंदर को भीतर समेटे हुए थी। वह हर एक पल को अपने भीतर अंकित कर लेना चाहती थी। उसे पता था कि अब बस कुछ ही घंटे बचे हैं जब वह अपने साथी को आखिरी बार देख सकेगी। इसके बाद विशंभर जी उसे सदा सदा के लिए बिछड़ने वाले थे। अब न वह शरीर दिखेगा, न वह चेहरा, और न ही वह बाहें जिन्हें कभी उसने थामे रखा था। अब कोई उसे जग्गो कहकर नहीं पुकारेगा। जय बार बार पीछे मुड़कर अम्मा को देखता। कहीं वह रो तो नहीं रही थी, लेकिन उनकी सूखी आंखें देखकर वह भीतर ही भीतर और बेचैन हो जाता। गाड़ी जैसे ही घर के दरवाजे पर पहुंचकर रुकी, जगपति अपने विचारों से बाहर आ गई। उनकी पकड़ विशंभर जी के माथे और शरीर पर और भी मजबूत हो गई। इतनी जल्दी इनके लौटने की किसी को उम्मीद नहीं थी। कम्मो रसोई का काम समेटकर सूरज को नहला रही थी और कपड़े पहना रही थी। चंपा ऊपर से भले ही यह जताने की कोशिश कर रही थी कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु अंदर से वह भी थोड़ा परेशान थी। ससुर को शहर के अस्पताल ले जाने की बात ने उसे विचलित किया था। विष्णु खेत से लौटकर खाना खाकर आराम कर रहा था। चंपा श्यामू और रिद्ध सिद्धि के साथ बैठकर खाना खा रही थी, जो लगभग खत्म होने वाला था। तभी कार रुकने की आवाज आई। चंपा ने सुना और बोली, श्यामू, गाड़ी रुकने की आवाज आई है। लगता है हमारे दरवाजे पर ही आई है। फिर थोड़ा रुककर उसने कहा, कौन हो सकता है? क्या अपने लोग ही वापस आ गए होंगे? फिर उसने बच्चों की तरफ देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, वापस तो आना ही था। अब डॉक्टर के सामने तबीयत खराब का नाटक थोड़ी चलेगा। डॉक्टर ने कह दिया होगा कि कुछ नहीं हुआ, जाओ। बच्चे अपनी माँ की बात चुपचाप सुनते हुए खाना खत्म कर रहे थे। कम्मो का ध्यान विशंभर जी पर ही लगा हुआ था। वह उनके लौटने की उम्मीद शाम तक कर रही थी, लेकिन बार बार उसकी नजर दरवाजे की ओर चली जाती। जैसे ही कार रुकने की आवाज आई, उसे एक झटका सा लगा। मन में आशंका हुई, कहीं कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई। वह सूरज को वहीं छोड़कर तेजी से बाहर आई। देखा तो गाड़ी आई थी और जय किशन नीचे उतरकर अम्मा की तरफ का दरवाजा खोल रहा था। वह वहीं ठिठक कर देखने लगी। उसे पता था कि अगर वह ड्राइवर के सामने आई तो अम्मा नाराज हो जाती। अम्मा का मानना था कि पराये मर्दों के सामने बाहर जाने की जरूरत नहीं होती। जय किशन ने अम्मा के कंधे पर हाथ रखा और बड़े ही प्यार से धीमे स्वर में कहा, अम्मा, बाहर आ जाओ। जगपति ने खुद को शांत रखते हुए कहा, बेटा, पहले अपने पिताजी को लेटाने का इंतजाम कर ले।
जय किशन तुरंत आगे बढ़ा और पुआल के ढेर का इंतजाम करने लगा। दरवाजे के सामने जय किशन ने एक बंडल खींचकर पुआल बिछा दिया। इसके ऊपर चारपाई से चादर खींचकर फैलाई गई। फिर वह गाड़ी के पास पहुंचा और अम्मा को उतारने लगा। कम्मो ये सब देखकर सहम गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा, ये चादर नीचे क्यों बिछाई गई? क्या वाकई कुछ अनहोनी घट चुकी है? इसके आगे उसके दिल ने कुछ भी सोचने की इजाजत नहीं दी। पास पड़ोस के वे लोग जिन्हें पता था कि बिशंबर जी को दिखाने के लिए शहर के बड़े अस्पताल ले जाया गया था, गाड़ी को लौटता देख हालचाल पूछने आ पहुंचे। जैसे ही जगपति उतरी, जय किशन और ड्राइवर ने मिलकर बिशंबर जी को गाड़ी से उतारा। उनका निष्प्राण शरीर सारी सच्चाई बयां कर रहा था। कम्मो का दिल पहले ही बैठा जा रहा था। अब तो वह खुद पर काबू नहीं रख सकी। पिता को भूशैया पर लेटा देखकर वह जोर जोर से रोती हुई उनके पैरों पर गिर पड़ी। आज फिर से वह अपने पिता की छत्र छाया से वंचित हो गई थी। जगपति अपने पति के सिरहाने बैठ गई। वह बहू बेटों और सूरज को संभालने की कोशिश कर रही थी। चंपा ने जब जेठानी कम्मो के रोने की आवाज सुनी तो उसका दिल भी बेचैन हो उठा। उसने सोचा, शायद पिताजी को सच में कुछ हो गया है। दरवाजे पर झांक कर देखा तो वहां भीड़ उमड़ी हुई थी। बिशंबर जी के आसपास लोग घेरे में बैठे हुए थे और कुछ खड़े थे। उधर विष्णु खेत के काम की थकान के कारण गहरी नींद में सो रहा था। चंपा जल्दी से उसके पास गई, उसे हिलाकर जगाया और बोली, लगता है पिताजी को लेकर अम्मा और भैया आ गए हैं। देखो कितनी भीड़ लगी है। विष्णु, जो चंपा की हरकतों से नाराज था, खींचकर बोला, तुझे क्या फर्क पड़ता है? वो आए जाएं या वहीं रहे, अपने काम पर ध्यान दे। तुझे दीवार चाहिए ना घर के बीच में? जल्दी किसी तरह इंतजाम करके बनवा देता हूँ, लेकिन अब तेरे हाथों अपने परिवार का अपमान और नहीं देख सकता। ये कहकर उसने मुंह फेर कर दूसरी ओर करवट ले ली। चंपा ने फिर उसे झकझोरते हुए कहा, देखो जी, इस वक्त ऐसी बातें मत करो, बहुत लोग आए हुए हैं। विष्णु को बेचैनी सी महसूस हुई, पर उसने ध्यान नहीं दिया। चंपा ने फिर कहा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, तुम्हें श्यामू के सिर की कसम, जाओ बाहर देखो। कम्मो और बाकी लोगों के रोने की आवाज अब विष्णु के कानों में साफ सुनाई देने लगी। वह फौरन उठकर बाहर की ओर दौड़ा। अभी तक क्रोध में विष्णु का दिमाग और कान दोनों बंद थे, लेकिन जैसे ही वह भीड़ के बीच से धक्का मुक्की करता हुआ आगे पहुंचा, उसकी नजरें नीचे लेटे अपने पिता पर जा टिकी। वह स्तब्ध हो गया। अरे ये क्या हो गया? अभी कुछ घंटे पहले ही तो मेरे पिताजी बिल्कुल ठीक थे। खेत पर जाने से पहले भी वह जाप कर रहे थे। अब ये इतनी जल्दी कैसे हो गया? विष्णु अपने पिता के सीने पर गिर पड़ा। पिताजी कहकर वो फूट फूट कर रोने लगा। उसके पीछे पीछे आई चंपा भी पास बैठकर रोने लगी। उसे अब महसूस हुआ कि उसकी बातों ने कितनी बड़ी अनहोनी को जन्म दिया। जग्गू ने एक पल के लिए चंपा पर नजर डाली, फिर अपनी निगाहें फेर ली। वह कम्मो और जयकिशन को गले लगाकर ढांढस बंधा रही थी। मैं हूं ना, पिताजी गए हैं, पर तुम्हारी माँ तो तुम्हारे पास है। तुम तब रोना जब तुम्हारी माँ भी ना रहे। उसे विष्णु और चंपा की चिंता नहीं थी। समाज के रिवाजों के मुताबिक जय किशन ने पिता के अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू कर दी। विजय भी उसमें साथ था। अंतिम यात्रा के लिए निकलने के बाद चंपा अम्मा को अपने हिस्से वाले घर की ओर ले जाने लगी, लेकिन जगपति के कदम वहीं ठिठक गए। इस आकस्मिक विपदा के बावजूद उसके दिल में विष्णु और चंपा के लिए जो गुस्सा था वह कम नहीं हुआ। वह कम्मो के हिस्से वाले घर में चली गई। कम्मो ने अम्मा के नहाने के लिए पानी भरकर रख दिया था। जैसे ही जगपति के तन पर पानी पड़ा, उसका दिल आंसुओं का सैलाब बहाने लगा। उसका चेहरा भीग रहा था, पर पानी से ज्यादा उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह जय किशन और विष्णु की गैर मौजूदगी में अपना दर्द निकाल लेना चाहती थी। वह जानती थी कि उनके लौटने पर उसे फिर से खुद को मजबूत स्तंभ की तरह खड़ा करना होगा, एक ऐसा स्तंभ जो बच्चों को पिता की कमी महसूस न होने दे। लेकिन चंपा की हरकतों ने उसके दिल में जो टीस पैदा की थी, उसकी माफी जगपति के पास नहीं थी। चंपा अब उसे अपने शरीर का ऐसा हिस्सा प्रतीत हो रही थी जिसमें सड़न हो चुकी हो। उसे अपने जीवन से अलग कर देना अब अपरिहार्य हो चुका था। आगामी दिनों की सारी ऊर्जा, शुद्धता और रस्मों की तैयारी में निहित थी। यह एक ऐसी परंपरा है
जिसमें व्यक्ति उस क्षण अपने को हर हाल में संभालने का प्रयास करता है ताकि दिवंगत आत्मा की शांति के लिए किए जाने वाले कर्मकांड में कोई कमी न रहे। यह विश्वास प्रबल होता है कि दिवंगत जहां भी होंगे उन्हें यह सब अवश्य मिलेगा। रिश्तेदार और मेहमान आए और सारे कार्य शुभ रूप से संपन्न हुए। अब घर में केवल 2 लोग बचे थे। जगपति बरामदे में बैठी थी जब जयकिशन उसके पास आया। उसने शांत स्वर में कहा, अम्मा, मुझे अब काफी दिन हो गए हैं, अब मुझे लौटना होगा। कम्मो को यहीं छोड़कर जा रहा हूँ, वह आपकी सेवा करेगी। जगपति उसकी बात से सहमत थी। उसने हल्के से सिर हिलाया। वहीं पास में विष्णु भी चुपचाप बैठा था। जगपति ने कहा, बेटा जयकिशन, तेरा जाना जरूरी है, मैं समझती हूँ, लेकिन जाने से पहले मेरी एक अंतिम इच्छा पूरी कर दे। जयकिशन ने तत्काल कहा, आदेश दीजिए अम्मा, आपकी बात मेरे लिए वचन है। जगपति बोली, बेटा, इस चंपा को घर के बीच दीवार खड़ी करने का बड़ा शौक था। वह किसी को देखना नहीं चाहती थी। तेरे पिताजी भी इसी कष्ट में चल बसे। अब वह दीवार बनवा दे और तब जा। जयकिशन को अम्मा से ऐसी बात की अपेक्षा नहीं थी। वह भीतर से विचलित हो गया। सगे भाइयों के घर के बीच दीवार खड़ी करने का ख्याल ही उसे दर्द देने लगा। विष्णु से उसका स्नेह असीम था, लेकिन अम्मा को दिए वचन के आगे वह विवश हो गया। उसने विष्णु की ओर देखा। अम्मा की बात सुनकर विष्णु और चंपा दोनों उसके चरणों पर गिरकर रोने लगे और माफी मांगने लगे। लेकिन जगपति अडिग रही। वह अपने दुख और भावनाओं को खोकर जैसे पत्थर बन चुकी थी। उसके भीतर की ममता मानो सुप्तावस्था में चली गई थी। जगव अपने निर्णय पर अडिग रही। उसने जो सोचा था वही उचित समझा। विष्णु और चंपा में से कोई भी उसकी इस सोच को चुनौती देने की स्थिति में नहीं था। चंपा की तीखी जबान ने घर के मुखिया को छीन लिया था और यह ऐसी गलती थी जिसे माफ करना असंभव था। इस त्रुटि का कोई प्रायश्चित नहीं था। जयकिशन ने अम्मा के आदेश का पालन करते हुए दोनों घरों के बीच एक मिट्टी की दीवार खड़ी कर दी। विष्णु ने समझ लिया कि अम्मा का घायल दिल उसे और चंपा को कभी माफ नहीं करेगा। उसे अपने किए का पछतावा तो करना ही होगा। विष्णु को अब यह एहसास हो रहा था कि उसने चंपा को इतनी आजादी दी ही क्यों कि वह बड़ों का लिहाज भूल बैठी। उसे चंपा की गलतियों पर पहले ही सख्त होना चाहिए था, लेकिन ऐसा न करने के कारण वह भी दोषी था। जयकिशन ने कम्मो और सूरज को घर पर छोड़कर फिर अपनी नौकरी का रुख किया। इस बीच जगव ने घर का बीच का दरवाजा मिट्टी से बंद करवा दिया और बाहर एक स्थायी दीवार बनवा दी। अब जब वह बाहर नीम के चबूतरे पर बैठती तो चंपा के घर का बस एक झलक भर दिखाई देती। उसने चंपा और विष्णु से बातचीत बिल्कुल ही बंद कर दी थी। समय किसी के लिए नहीं ठहरता। सूरज अब 5 साल का हो गया था। जयकिशन ने उसका दाखिला गांव के स्कूल में करवा दिया। कक्षा 5 के बाद उसकी योग्यता देखकर मास्टर जी ने सलाह दी कि उसे बाहर भेजकर पढ़ाया जाए। जयकिशन ने उसे अपने साथ शहर ले जाने का निश्चय किया और लखनऊ के एक बड़े स्कूल में उसका दाखिला करवा दिया। इधर चंपा के घर की हालत बिगड़ने लगी। विष्णु पिताजी के निधन के बाद चंपा से दूर दूर रहने लगा। नतीजतन घर में रोज झगड़े होते। इन झगड़ों की आवाज पूरे गांव में गूंजती। इसका बच्चों पर भी बुरा असर पड़ा। वे भी आपस में हर वक्त उलझे रहते। श्यामू की पढ़ाई में दिलचस्पी कम होती गई। वह फेल तो नहीं होता था, पर कभी अच्छे अंक भी नहीं ला पाता। 12वीं के बाद वह पढ़ाई छोड़कर विष्णु के साथ खेती में जुट गया। विष्णु और श्यामू दिन रात खेतों में मेहनत करते। उनकी मेहनत रंग लाई और एक बार अच्छी फसल हुई। रिद्धि और सिद्धि की शादी साधारण परिवारों में कर दी गई। चंपा ने शादी में सास और जेठ जिठानी को बुलाने का मन बनाया, ये सोचकर कि शायद वे मदद करेंगे। अम्मा के सामने वह हाथ जोड़कर रोया, गिड़गिड़ाया। उसने ससुराल वालों की इज्जत का हवाला दिया और इस बात पर जोर दिया कि माँ और भाई के परिवार का शादी में शामिल न होना क्या प्रभाव छोड़ेगा। लेकिन जगव के मन में कोई नरमी नहीं आई। हाँ, बच्चियों के लिए उसने कुछ रुपए जरूर दिए। जयकिशन चाहता था कि वह शादी में जाए और मदद भी करे, पर अम्मा के खिलाफ जाने का ना तो उसमें साहस था और ना ही उसकी इच्छा। कम्मो, जिसकी खुद की बेटी नहीं थी, बेटियों का कन्यादान करने का सपना देखती थी, पर जगह के डर से वह भी अपने मन की बात कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाई।
जगव की नजर से कोई बात छिपी नहीं रहती थी। उसने अपनी तरफ से दोनों बच्चियों को अच्छी साड़ियाँ और श्रृंगार का सामान आशीर्वाद स्वरूप दिया। आखिर बच्चों का क्या दोष था, अब विष्णु की दोनों बेटियों की शादी हो चुकी थी। विष्णु ने घर के हालात सुधारने की कोशिश में 2 गायें और 2 भैंसें पाल ली थी। सुबह जैसे ही जगह उठती, उसे चारा मशीन की खरखराती आवाज सुनाई देती। मशीन के पास तेजी से चल रहे हाथ यह जता देते थे कि कोई युवा जल्दी जल्दी काम खत्म करके दूसरा काम निपटाना चाहता है। श्यामू हर रोज जानवरों के लिए चारा काटता, शानी लगाता और फिर खेत पर चला जाता। बेटियों की शादी के बाद अब विष्णु और चंपा श्यामू का घर बसाने की सोच रहे थे। उन्हें उम्मीद थी कि कोई सुयोग्य लड़की मिले और श्यामू की शादी कर दी जाए। कहते हैं भगवान न्याय करता है, भले ही देर हो। चंपा के कर्मों का हिसाब उसे कब और कैसे मिलेगा, यह ऊपर वाला ही जानता है। उस दिन जब सुबह जगव जागी तो चारा मशीन की आवाज नहीं सुनाई दी। उसे लगा शायद कल श्यामू ने ज्यादा चारा काट लिया होगा। कम्मो जब उसकी छोटी कंघी कर रही थी तो जगव के मुंह से निकल गया, कम्मो, आज लगता है श्यामू ने चारा नहीं काटा। कम्मो ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें कैसे पता अम्मा? जगव थोड़ा झिझकते हुए बोली, अरे जब सुबह राम का नाम लेती हूँ तो आवाज आती है। आज बिना किसी खलल के राम नाम जप पाई, इसलिए पूछा। कम्मो को यह देखकर अच्छा लगा कि इतने सालों बाद अम्मा ने भले ही विष्णु और चंपा के बारे में कुछ न कहा हो, पर श्यामू के बारे में तो पूछा। शाम को ऐसा लग रहा था कि या तो श्यामू कहीं चला गया था या फिर उसने पहले ही दिन में ज्यादा चारा काट लिया था। अगले दिन सुबह जब चारा मशीन की आवाज आई तो उसकी धीमी धीमी गूंज बता रही थी कि मशीन विष्णु चला रहा है। यह देख जगपति परेशान हो गई। आखिर विष्णु क्यों चारा काट रहा है? यह तो श्यामू का रोज का काम था। जगपति ने कम्मो से कहा, कम्मो, मुझे नियम के चौथ पर ताजी हवा में बैठा दे। अब जगपति बिना सहारे के चलने फिरने में असमर्थ थी। कम्मो ने पहले चारपाई बिछाई और फिर उन्हें सहारा देकर वहां ले गई। जगपति ने सर पर रखे पल्लू से चेहरा ढक लिया और बीच बीच में काम करते विष्णु को देखने लगी। विष्णु जानवरों के हौदे को कुएं से पानी खींचकर भर रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी छाई हुई थी। काम खत्म करने के बाद वह चुपचाप घर के भीतर चला गया। श्यामू का कहीं अता पता नहीं था और यह बात जगपति को बेचैन कर रही थी। वह जानना चाहती थी कि आखिर श्यामू कहाँ है। 5 दिन बाद अचानक विष्णु गाड़ी लेकर आया और श्यामू और चंपा को साथ ले गया। जब श्यामू दिखा तो वह बेहद बीमार लग रहा था। उसके पैर बुरी तरह सूज गए थे। जगपति, जिसने श्यामू को पाला पोसा था, उसे इस हालत में देखकर टूट गई। जब तक सब ठीक था उसे कोई चिंता नहीं थी, पर अब उसे श्यामू का दर्द सहन नहीं हो रहा था। पूरा दिन बीत गया लेकिन कोई वापस नहीं आया। देर रात विष्णु और चंपा लौटे। वे चुपचाप घर के भीतर चले गए। कुछ देर बाद चंपा की सिसकियों की आवाज सुनाई देने लगी। विष्णु उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था लेकिन खुद भी रो रहा था। कम्मो ने जगपति से कहा, अम्मा, वो लोग रो रहे हैं, मैं जाऊं और देखूं क्या बात है। श्यामू की बात थी, इसलिए जगपति ने इजाजत दे दी। कम्मो के कमरे में पहुंचते ही चंपा उसके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। वह रोते हुए बोली, दीदी, तुम्हारा श्यामू बहुत बीमार है। डॉक्टर ने कहा है उसकी किडनी खराब हो गई है। उसे बचाने का बस एक ही उपाय है, किसी को अपनी किडनी दान करनी होगी। चंपा ने आगे कहा, मेरा और तुम्हारे देवर का मिलान नहीं हुआ, वरना हम ही दे देते। कम्मो ने उसे सांत्वना दी, सब ठीक होगा, भगवान पर भरोसा रखो। चंपा थोड़ा शांत हुई और बोली, दीदी, यह सब मेरे कर्मों का फल है जो मेरा बेटा भोग रहा है। यह सब अम्मा के शाप का नतीजा है। मैंने जो भी किया दीदी, वह सही नहीं था। चंपा की बातों में पछतावे का सैलाब उमड़ रहा था। जब वह घर लौटी तो उसने सास को पूरी बात बताई। कम्मो ने पहले ही उनके लिए खाना तैयार कर दिया था, क्योंकि उसे पता था कि ऐसी हालत में चंपा न खाना बनाएगी और न खाएगी। चंपा और विष्णु को खिलाकर जब कम्मो लौटने लगी तो विष्णु ने उसे बताया कि वह सिर्फ जरूरी सामान लेने आए हैं और सुबह फिर वापस जाएंगे। कम्मो ने अम्मा से कहा, अम्मा, सुबह चंपा और विष्णु फिर जाएंगे। अगर आप कहो तो मैं भी उनके साथ चलूं।
जगापति ने इजाजत दे दी। सुबह कम्मो ने जगापति के लिए खाना बनाकर रखा और खुद चंपा और विष्णु के साथ अस्पताल के लिए निकल पड़ी। रास्ते भर कम्मो के मन में एक फैसला उथल पुथल मचा रहा था। अस्पताल पहुंचकर जब उसने श्यामू की हालत देखी तो उसका दिल अंदर तक हिल गया। डॉक्टर ने बताया कि श्यामू को बचाने के लिए किडनी ट्रांसप्लांट ही एकमात्र उपाय है। कम्मो ने तुरंत डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब, क्या मेरी किडनी उसे लग सकती है? डॉक्टर ने जवाब दिया, हमें पहले टेस्ट करने होंगे। अगर आपकी किडनी मैच कर गई तो ट्रांसप्लांट संभव है। पूरे दिन कम्मो की जांच चलती रही। उधर चंपा भगवान से हाथ जोड़कर अपने बेटे की सलामती के लिए प्रार्थना करती रही। आखिरकार जांच के नतीजे आए और यह पता चला कि कम्मो की किडनी श्यामू के लिए उपयुक्त है। यह खबर सुनते ही चंपा की आंखों से आंसू बहने लगे। कम्मो ने अपने इस बड़े फैसले की जानकारी जय किशन को दिए बिना ही श्यामू के लिए अपनी किडनी देने का निश्चय कर लिया। जब जय किशन को यह बात पता चली तो वह भी तुरंत अस्पताल आ गया। उसने ऑपरेशन को लेकर चिंता जताई और परिवार को मुंबई ले जाने का फैसला किया, क्योंकि वहां बेहतर सुविधाएं और बड़े डॉक्टर उपलब्ध थे। मुंबई में ऑपरेशन सफल रहा। लगभग 2 महीने बाद श्यामू पूरी तरह स्वस्थ हो गया। हालांकि कम्मो को अपनी सेहत के लिए अब जिंदगी भर कुछ विशेष सावधानियां रखनी थी। चंपा के पास कम्मो का शुक्रिया अदा करने के लिए शब्द नहीं थे। जिस जेठानी को वह कभी अपना शत्रु समझती थी, उसी ने उसकी गोद सूनी होने से बचाई। चंपा कम्मो के पैरों में गिर पड़ी और अपनी पुरानी गलतियों के लिए माफी मांगते हुए रो पड़ी। यह सब देखकर कम्मो ने चंपा को उठाया और कहा, हम सब एक ही परिवार है, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। ऑपरेशन के बाद कम्मो कमजोर जरूर हो गई थी, लेकिन उसने अपने त्याग से रिश्तों की डोर को और भी मजबूत बना दिया। वह धीमे स्वर में बोली, छोटी, सूरज तो बहुत बाद में मेरी गोद में आया। बहुत समय के बाद उसने मुझे मां कहकर पुकारा, लेकिन मां तो मैं श्यामू के पैदा होते ही बन गई थी, वो भी बड़ी मां। ये कोई एहसान नहीं है जो मैंने किया है। मैंने अपने बेटे को बचाया है, अपने बड़े बेटे को, अपने ही अंश को अपने शरीर का हिस्सा दिया है। अगर वह मेरा बेटा ना होता तो क्या मेरी किडनी का मैच हो सकता था? तो खुद सोच। कम्मो की बातें सुनकर चंपा भावुक हो गई। वह बोली, दीदी, सचमुच आप महान हो, मैं तो आपको कभी समझ ही नहीं पाई। धीरे धीरे सब लोग घर लौट आए। जय किशन फिर से अपनी ड्यूटी पर वापस चला गया। जिंदगी पहले जैसी सामान्य हो गई, लेकिन दिलों के बीच एक अदृश्य दीवार अब भी कायम थी। समय बीतता गया, उम्र का असर हर किसी पर दिखने लगा। चंपा अब जवान बच्चों की मां बन चुकी थी, लेकिन उसका स्वभाव अब भी वैसा ही था। कहते हैं, इंसान का स्वभाव बदलना मुश्किल होता है। फिर एक दिन चंपा के दिमाग में दीवार हटाने का एक उपाय आया। वह मुस्कुराई और अपनी योजना पर अमल करने की तैयारी करने लगी। हर सुबह जब कोई देख नहीं रहा होता, वह झाड़ू लगाते वक्त दीवार पर 2 फावड़े मार देती। जैसा कहते हैं, बूंद बूंद से सागर बनता है, वैसे ही चंपा हर दिन 1 अंगुल की दीवार गिरा देती। उसे पूरा यकीन था कि दिवाली तक यह दीवार पूरी तरह से मिट जाएगी। 4 महीने बाद वही हुआ। दीपावली पर जब सूरज और जय किशन घर आए तो उन्होंने देखा कि वह दीवार अब पूरी तरह गायब हो चुकी थी। लीपा पोती किए गए घर की चमक दूर से ही नजर आ रही थी। नीम के पेड़ के नीचे बने चबूतरे पर जगापति आराम से बैठी थी और श्यामू की शादी की तैयारियों को लेकर कम्मो और चंपा से चर्चा कर रही थी। चंपा थोड़ा झिझकते हुए बोली, अम्मा, एक बात कहूं? जगापति ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बोल, क्या मैं तुझे रोकने वाली हूं? अगर मना कर भी दूं तो क्या तू चुप रह जाएगी? चंपा ने हिम्मत जुटाकर कहा, अम्मा, वो करधने मुझे शादी में पहनने को दोगी ना? जगापति ने उसे घूरते हुए कहा, अपनी कमर देखी है, पूरा कमरा बन गई है और करधनी पहनने की बात कर रही है। वो तो श्यामू की बहू को दी जाएगी। कम्मो ने यह सुनकर हंसते हुए कहा, अम्मा, उसे छोटी को ही दे दो, मैं अपनी बड़ी बहू के लिए नई करधनी बनवा दूंगी। श्यामू की शादी में चंपा बड़े ठाट बाट से करधनी पहनकर इतराते हुए घूम रही थी। उसकी जवानी के अधूरे अरमान अब पूरे हो रहे थे। दोनों देवरानी और जेठानी के बीच का प्यार फिर से लौट आया था। बड़ी जेठानी के त्याग और देवरानी की अपनी गलतियों को स्वीकारने की हिम्मत ने पूरे परिवार को एक कर दिया था।
श्यामू की शादी धूमधाम से हो गई। परिवार में खुशियां लौट आईं। यहाँ तक कि जगापति ने भी अपने पुराने दुख भुलाकर अपने बच्चों को गले से लगा लिया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी अपने सुझाव कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। जय किशन और कम्मो ने कुछ दिनों तक यह बात किसी को नहीं बताई, लेकिन 4 महीने बाद उन्हें लगा कि अब कम्मो को किसी अनुभवी की देखरेख में रहना चाहिए। इस सोच के साथ जय किशन ने कम्मो को गांव में अम्मा के पास छोड़ने का फैसला कर लिया। छुट्टी मिलते ही जय किशन कम्मो को लेकर अपने घर पहुंचा। हमेशा की तरह इस बार भी अम्मा यानी जगवती ने कम्मो को देखकर कोई खास खुशी या उत्साह नहीं दिखाया। घर तो पहले ही अलग अलग बने हुए थे और जगवती को लगा कि जय किशन और कम्मो 1-2 दिन में वापस शहर लौट जाएंगे। लेकिन जब जय किशन ने कम्मो को गांव में छोड़कर वापस शहर जाने की बात कही तो अम्मा ने नाराज होकर कहा, देख जय किशन, अगर इसे यहाँ छोड़कर जा रहा है तो इसके खाने पीने की व्यवस्था अलग से करके जा। मैं चाहती हूँ कि मेरे सामने ही दोनों बेटे अपनी गृहस्थी अच्छे से जमा लें। मेरे बाद किसी खेत खलिहान या घर को लेकर लड़ाई झगड़ा ना हो। सब अलग अलग रहो, लेकिन प्रेम से रहो। जय किशन कम्मो को अम्मा की देखरेख में रखने आया था, लेकिन अम्मा की बातों से उसे ऐसा महसूस हुआ कि वह उन्हें अलग करने की बात कर रही है। वह अम्मा को कैसे बताता कि कम्मो माँ बनने वाली है। पुराने समय में लड़के ऐसी बातें अपने माता पिता से कहने में बहुत झिझकते थे। जय किशन को उम्मीद थी कि अम्मा की अनुभवी आंखें यह बात समझ जाएंगी। उसे चिंतित देखकर उसके पिता विशंबर जी ने दिलासा देते हुए कहा, बेटा तू चिंता मत कर, एक दीवार का ही तो फर्क है। हम यहीं पास में ही है, कम्मो बहू की देखभाल कर लेंगे। पिता की बातों से जय किशन को थोड़ा सुकून मिला। उसने कम्मो के लिए जरूरत का सारा सामान लाकर रख दिया और उसे अच्छे से समझा दिया कि किसी भी परेशानी में अम्मा से जरूर बात करे। साथ ही घर के कामकाज में मदद के लिए पास की चाची को भी लगा दिया। इसके बाद जय किशन ने कम्मो से अगले महीने फिर आने का वादा किया और शहर लौट गया। चंपा, जो कम्मो की जेठानी थी और उसे बड़ी बहन जैसा मानती थी, कम्मो के गांव में आने से खुश नहीं थी। उसे लगा कि अब कम्मो अपने हिस्से के खेत और उसमें होने वाली उपज को बांट लेगी। इधर विष्णु खेती बाड़ी का सारा काम देख रहा था और विशंबर जी अब रिटायर हो चुके थे। सब अपने अपने हिसाब से चल रहे थे, लेकिन अम्मा की सोच और परिवार की जटिलताएं अपना असर दिखा रही थी। 3 बच्चों की परवरिश का भार चंपा पर भारी पड़ रहा था। दिन रात की भाग दौड़ और घर के अंतहीन कामों ने उसकी हंसी खुशी छीन ली थी। कम उम्र में 3 बार मां बनने से उसका शरीर थकावट और कमजोरी का शिकार हो चुका था। ऐसे में भारी शरीर के साथ काम करना भी मुश्किल हो गया था। चंपा को अपनी जेठानी कम्मो से बड़ी जलन होती थी। नाउन चाची को काम करते देख वह कुंठा में सोचती, मेरी किस्मत तो फूटी हुई है, न शहर का सुख मिला न अकेले रहने का, और ये कम्मो कितनी नसीबों वाली है। शहर में आराम से रही और अब गांव में भी मजे से रह रही है। ऊपर से काम भी नहीं करना पड़ता, सब नाउन चाची कर देती है। कम्मो घर के काम काज में माहिर थी। वह अकेले ही पूरे घर के लिए स्वादिष्ट पकवान बनाकर सास ससुर की सेवा करती। एक दिन उसने चंपा और उसके बच्चों के लिए भी भरपूर थाली बनाई, लेकिन जैसे ही उसने थाली जगवती के सामने रखी, उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, अपने मालपुए खुद खा, हमें तो अपनी रूखी सूखी ही भली लगती है, मेरे बच्चे किसी का दिया हुआ नहीं खाते। चंपा के बच्चे श्यामो और रिद्धि सिद्धि ललचाई नजरों से थाली को देख रहे थे, लेकिन जगावती ने उन्हें बहलाकर खाने से मना कर दिया। उनके मन में अजीब डर था कि कहीं कम्मो बच्चों को अपने तंत्र मंत्र में न फंसा ले। कम्मो मायूस होकर अपनी थाली वापस लेकर लौट रही थी कि तभी विशंबर जी ने उसे रोका। उनका दिल बहू की उदासी देखकर पसीज गया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अरे बहू, तेरी सास न खाए तो क्या हुआ, क्या मुझे भी भूखा ही रखेगी? दिखा क्या बढ़िया बनाया है, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। ससुर के इन शब्दों से कम्मो के उदास चेहरे पर रौनक लौट आई। वह वापस गई
और उनके सामने पकवानों से भरी थाली रख दी। विशंबर जी ने अपने लिए थोड़ा खाना लिया और बाकी थाली उसे लौटा दी। बोले, तू अकेली जान कितना खाएगी? जो बचा है उसे किसी और को दे दे। कम्मो ने बचे हुए खाने को नाउन चाची को दे दिया, जो उसे अपने घर ले गई। यह देखकर चंपा और अधिक कसमसाने लगी। उसके बच्चे थाली को निहारते रह गए और खाना नाउन चाची के हिस्से में चला गया। अब यह रोज का सिलसिला बन गया। कम्मो जो भी बनाती उसे लेकर ससुर के पास जाती और वहां रख देती। विशंबर जी हर बार उसकी तारीफ करते और चटकारे लेकर खाते। उनकी तारीफें सुन सुनकर जगवती भीतर ही भीतर जल भुन जाती। उनकी तुनक मिजाजी और जलन ने घर का माहौल और अधिक पेचीदा बना दिया। जब भी कम्मो चंपा के बच्चों को देखती, उसका दिल ममता से भर जाता। वह बच्चों को बुलाने का इशारा करती, लेकिन बच्चे माँ और दादी के डर से झिझकते। फिर कुछ दिनों बाद जब चंपा और जगव कहीं व्यस्त होती, श्यामो और रिद्ध सिद्धि छुपते छुपाते अपनी बड़ी माँ के पास आ जाते। कम्मो उनकी छोटी छोटी हथेलियों में स्नेह के साथ कुछ न कुछ खाने को देती। आज कम्मो ने विशेष रूप से उड़द की दाल की कड़ी बनाई थी। उसकी नजरें लगातार कुएं पर थी, जहां विशंबर जी स्नान कर रहे थे। वह उनकी प्रतीक्षा कर रही थी ताकि गर्मागर्म भोजन परोसा जा सके। इंतजार लंबा नहीं हुआ। कुछ ही देर में विशंबर जी ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आ पहुंचे। पूजा समाप्त होने के बाद कम्मो ने तुरंत थाली सजी सजाई उनके पास रख दी और सिर पर पल्ला संभाल लिया। इसी बीच जगव, जो पहले से ही चिड़ी हुई थी, कम्मो की हरकतों को ऊंचे स्वर में ताना मारने का अवसर तलाश रही थी। उसने तीखे अंदाज में कहा, अब क्या जमाना आ गया है? जिनकी कोख सोनी है वे पेट पर कपड़ा बांधकर अपने शौक पूरे कर रही हैं, पर कपड़ा तो बच्चा बनने से रहा। चलो बच्चा न सही, कम से कम ऊंचे पेट का शौक पूरा हो गया। जगव ने यह बात मजाकिया लहजे में कही और उसके साथ चंपा भी जोर जोर से हंसने लगी। लेकिन कम्मो, जो अपने पिता समान ससुर के सामने अपमानित हुई थी, यह सह नहीं सकी। उसका चेहरा अपमान और ग्लानि से लाल हो गया। सास के कड़वे शब्द उसके दिल में तीर की तरह चुभ रहे थे। वह चुपचाप अंदर चली गई और बिना खाए पिए बिस्तर पर निढाल गिर पड़ी। जगव के तानों ने कम्मो का आत्मविश्वास बुरी तरह तोड़ दिया। उसे लगने लगा कि शायद वह सच में मां नहीं बन पाएगी। उसे लगा कि उसकी खुशियों का सपना सिर्फ एक भ्रम था। इस बीच विशंबर जी, जो भोग लगाकर खाने बैठे थे, ने अपनी पत्नी द्वारा बहू के प्रति किए गए अपमान को सुना। हमेशा शांत रहने वाले विशंबर जी का संयम इस बार टूट गया। वे क्रोध से भर गए। उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान से क्षमा मांगी, थाली सरकाई और हाथ धोकर उठ खड़े हुए। फिर उन्होंने जगव को खरी खोटी सुनाते हुए कहा, मैंने तो सुना था कि घर की बड़ी बहू का सम्मान परिवार की शान होता है, पर तुमने तो आज हमारी ही शान मिट्टी में मिला दी। यह घर तब तक घर नहीं बन सकता जब तक इसमें रहने वाले एक दूसरे को सम्मान देना न सीखे। विशंबर जी के इन शब्दों ने पूरे घर में सन्नाटा फैला दिया। जगव को अब अपनी गलती का एहसास हो रहा था, पर वह अपने तानों का बोझ कैसे कम करे, यह उसे समझ नहीं आ रहा था। वहीं कम्मो अंदर कमरे में अपने टूटे सपनों को समेटने की कोशिश कर रही थी। सास माँ होती है, पर तुमने हमेशा उसे डांटा, ताने दिए। मैं सुनता रहा, अनसुना करता रहा। चलो जाने दो, थोड़ा साहस और शक्ति चाहिए। तुमने उसे बहुओं को वश में रखने की बात कही। मैंने भी मान लिया कि ठीक है, शायद वह आत्मनिर्भर बन जाएगी। तुमने उसके हाथ का खाना खाने से मना कर दिया। मैंने सोचा, तुम्हारी मर्जी, चाहे तुम चंपा के हाथ का खाओ या कम्मो के, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन आज तुमने हद कर दी। जगव, तुमने उस बेचारी पर आरोप लगाए। छी, ये सब सुनकर मेरा मन दुखी हो गया। अब मैं उसे तुम्हारी कड़वी बातों से दूर रखूंगा। जब तक जय किशन नहीं आता, मैं उसे अकेले नहीं रहने दूंगा। इतना कहकर विशंभर जी बाग की ओर चले गए। गुस्सा शांत करने के लिए टहलने लगे। जगव ने आज तक पति को इतना गुस्से में नहीं देखा था। वह कभी उसे डांटते नहीं थे, लेकिन आज बहुओं के सामने उसे बहुत कुछ सुनना पड़ा। नाराज होकर वह मुंह फुलाए बैठी रही। जय किशन अपने वादे के मुताबिक 1 महीने के अंदर घर लौट आया। उस घटना के बाद कम्मो का हंसना, बोलना और खाना पीना सब बदल गया था। वह कुछ भी बनाकर अपने ससुर को खिला देती, खुद थोड़ा सा खाकर रह जाती। 1 महीने में वह कमजोर हो गई। उसका रंग पीला पड़ गया। जब जय किशन आया
तो कम्मो की सारी पीड़ा जैसे बाहर निकल आई। वह उससे लिपट कर फूट फूट कर रोने लगी। रोते हुए बोली, मैं मां नहीं बनने वाली। अम्मा ने कहा, मेरी साड़ी से मेरा पेट ऊंचा दिखता है। मुझे कोई भ्रम हो गया था। मैं कभी आपको औलाद का सुख नहीं दे पाऊंगी। आपका वंश आपके साथ ही खत्म हो जाएगा। आप दूसरी शादी कर लो। मैं घर के किसी कोने में पड़ी रहूंगी। आपको और आपके बच्चे को देखकर खुश हो जाऊंगी। जगव के तानों ने कम्मो को अंदर तक तोड़ दिया था। उसे वही बातें सच लगने लगी। जयकिशन हैरान था। वह बोला, कोई बात नहीं, अगर तुम मां नहीं बन सकती तो क्या हुआ? खुद को दुखी मत करो, सब ठीक हो जाएगा। इंतजार करो, जो होना है वह सामने आ ही जाएगा। मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए कम्मो। जब तुम और मैं साथ होंगे तो एक दूसरे का सहारा बनेंगे। जयकिशन की बातों से कम्मो का व्यथित मन शांत हुआ। उसके चेहरे पर ऐसी चमक आई जैसे किसी ने उसका सारा दर्द धोकर उजली धूप बिखेर दी हो। कम्मो, जो हंसना बोलना लगभग भूल चुकी थी, थोड़ी सुकून में आ गई। दूसरी ओर जयकिशन को अकेला पाकर जगव ने अपनी कड़वी बातें फिर से शुरू कर दी। अरे जयकिशन बेटा, तू शादी को मानता ही नहीं है और तेरी पत्नी पेट पर साड़ी कसकर घूम रही है। अब साड़ी कसने से पेट ऊंचा दिखेगा, पर बच्चा कहां से आएगा? क्या साड़ी बांधने से तेरा वंश बढ़ जाएगा? क्या तू बाप बन जाएगा? जगव की इन बातों ने जयकिशन को अंदर तक झकझोर दिया। लेकिन वह एक संकोची, शर्मीला और आज्ञाकारी बेटा था। वह अपनी अम्मा को सीधे यह कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया कि इस बार वह पूरी तरह गलत है। वह चुपचाप उनकी बातें सुनता रहा, लेकिन मन में हलचल मची हुई थी। अंत में उसने कहा, अच्छा अम्मा, मैं थोड़ी देर के लिए कमल के यहाँ जा रहा हूँ। कमल के घर पहुंचकर जयकिशन ने अपने दिल की सारी बातें खोलकर रख दी। उसने कमल से सलाह मांगी और कहा, मैं कम्मो को इसलिए लाया था कि अम्मा उसकी अच्छे से देखभाल करेंगी, पर अम्मा ने तो उसका जीना दुश्वार कर दिया है। जब उसे खुश रहना चाहिए तब वह इतनी तनाव में है। कमल ने कुछ देर सोचा और बोला, मित्र, तुम अभी कम्मो भाभी को लेकर घर वापस चले जाओ। फिर जब सिर्फ 1 महीना बचे तब वापस आ जाना। फिर अचानक उसने कहा, सुनो, मैंने एक ऐसी मशीन के बारे में सुना है जो शरीर के अंदरूनी हालात का पूरा हिसाब दे देती है। मैं अपने बेटे को पास वाले शहर के अस्पताल लेकर गया था। वहां के लोग इस मशीन की तारीफ कर रहे थे। तुम भी ऐसा करो, भाभी को शहर ले जाकर इस मशीन से जांच करवाओ। इससे उनकी सारी शंकाएं दूर हो जाएंगी और उनका तनाव भी कम होगा। इस हालत में उनका खुश रहना बेहद जरूरी है। कमल से अस्पताल और डॉक्टर की सारी जानकारी लेकर जयकिशन ने ठान लिया कि वह अगली सुबह ही कम्मो को शहर ले जाएगा। कमल के घर से लौटते समय उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसकी समस्या का हल मिल गया है। वह थोड़ी राहत महसूस कर रहा था। कमल से विदा लेकर वह अपने घर चला गया, मन में नई उम्मीद लिए। जयकिशन और कम्मो सुबह जल्दी तैयार हो गए। देवी मां की पूजा अर्चना कर उन्होंने सास जगत रानी की तीखी नजरों से बचते हुए घर से बाहर कदम रखा। यह शायद कम्मो का सौभाग्य था कि उस वक्त जगह कहीं नजर नहीं आई। कम्मो और जयकिशन ने ससुर विशंभर जी को हल्के से यह बता दिया कि वे किसी काम से शहर जा रहे हैं और शाम तक लौट आएंगे। कमल द्वारा बताए गए पते पर जयकिशन कम्मो को लेकर शहर के अस्पताल पहुंचा। वहां के प्रमुख डॉक्टर साहब ने कम्मो की जांच की। डॉक्टर ने उसकी परेशानी पूछी तो कम्मो ने रुंधे गले से बताया, मुझे भूख नहीं लगती, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, खाने का मन नहीं करता, सुस्ती और कमजोरी हमेशा घेरे रहती है। डॉक्टर साहब मुस्कुराए और कहा, यह सब इस अवस्था में सामान्य है। दरअसल आप मां बनने वाली हैं, इसी कारण ये सब लक्षण उभर रहे हैं। डॉक्टर की बात सुनकर कम्मो की आंखें भर आई। वह रो पड़ी। जगत रानी के कटाक्ष और तानों ने उसे ऐसा यकीन दिला दिया था कि उसकी अपनी सच्चाई भी झूठ लगने लगी थी। जयकिशन ने कमल के बताए सुझाव के अनुसार डॉक्टर से अनुरोध किया कि क्या किसी तरीके से बच्चे की तस्वीर देखी जा सकती है। पहले तो डॉक्टर ने मना कर दिया, ये कहते हुए कि इससे बच्चे को नुकसान हो सकता है, लेकिन पति पत्नी की भावनाओं को समझते हुए उन्होंने अनुमति दे दी। डॉक्टर साहब कम्मो को एक बड़े कमरे में ले गए जहां एक विशाल मशीन लगी थी। नर्स ने कम्मो को हल्के हरे रंग का गाउन पहनने को दिया। कुछ ही पलों में मशीन ने तस्वीर खींच ली। डॉक्टर ने उन्हें घर लौटने और 2 दिन बाद रिपोर्ट लेने आने को कहा।
जय किशन और कम्मो देर शाम घर पहुंचे। दरवाजे पर जगह बैठी थी। उनकी आंखों में गुस्सा और जुबान पर जहर था। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, जब बाल बच्चे ही नहीं हो रहे तो जिंदगी भर यूं ही घूमते डोलते रहोगे, दली गली, कोई जिम्मेदारी तो है नहीं। जय किशन ने माँ के तानों को अनसुना किया और कम्मो को लेकर चुपचाप अंदर आ गया। सफर की थकान से चूर कम्मो में कुछ पकाने की ताकत नहीं बची थी। ये देख जय किशन ने कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं खिचड़ी बना लेता हूँ। दोनों ने सादा खाना खाया और सो गए। रिपोर्ट के इंतजार में 2 दिन जैसे किसी भारी बोझ तले दबे हुए बीते, लेकिन उनके दिल में उम्मीद की हल्की लौ जलती रही। जय किशन दोबारा रिपोर्ट लेने शहर के अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर ने रिपोर्ट देते हुए उसे समझाया, ये बच्चे का सिर है और ये उसके हाथ पांव है। ये सुनकर और तस्वीर में देखकर जय किशन की आंखों में विश्वास और खुशी झलकने लगी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह वाकई उसका बच्चा है। उमंग से भरकर जय किशन ने रास्ते में एक हांडी रसगुल्ले खरीदे और तेजी से घर की ओर बढ़ चला। उसका मन कर रहा था कि जितनी जल्दी हो सके वह घर पहुंचे और कम्मो को उनके होने वाले बच्चे की पहली झलक दिखाए। घर पहुंचते ही वह सीधे जगत रानी के पास गया और रसगुल्ले की हांडी उनके हाथों में पकड़ाते हुए बोला, अम्मा, ये आपके लिए है। रसगुल्ले जगत रानी की कमजोरी थी। उन्हें देखकर उनका मन डामाडोल हो गया और उन्होंने तुरंत हांडी लपक ली। जय किशन ने झुककर अम्मा के पांव छुए। यह देख जगत रानी हैरान रह गई। उन्होंने पूछा, आज क्या बात है? तीज त्योहार तो नहीं है, फिर पांव क्यों छू रहा है? कहीं जा रहा है क्या? जय किशन मुस्कुराते हुए बोला, नहीं अम्मा, 2 दिन बाद जाऊंगा, पर माँ का आशीर्वाद लेने के लिए कोई खास मौका जरूरी थोड़े ही होता है। ये सुनकर जगत रानी खुश हो गई और उसे दिल से आशीर्वाद दिया। इसके बाद जय किशन अपने हिस्से के कमरे में गया, जहां कम्मो शाम के खाने के लिए सब्जी काट रही थी। वह उसके पास जाकर बैठा और बोला, तुम बेवजह परेशान हो रही थी। डॉक्टर साहब ने कहा है कि सब कुछ ठीक है। चलो हाथ धोकर आओ, तुम्हें कुछ दिखाना है। कम्मो ने जल्दी से हाथ धोए और पल्लू से पोंछते हुए आई। जय किशन ने उसे पास बिठाया और झोले से डॉक्टर द्वारा दी गई तस्वीर निकालकर दिखाने लगा। तस्वीर में अस्पष्ट आकृतियां थी, जिन्हें देखकर कम्मो कुछ समझ नहीं पाई। तब जय किशन ने उसी तरह समझाना शुरू किया जैसे डॉक्टर ने उसे समझाया था। उसने कहा, देखो, ये बच्चे का सिर है और ये उसके नन्हे हाथ पांव है। कम्मो ने तस्वीर को अपने हाथों में ले लिया और उंगलियां तस्वीर पर फेरते हुए महसूस करने लगी जैसे वह सचमुच अपने बच्चे को छू रही हो। उसकी आंखों में खुशी के आंसू भर आए। तमाम आशंकाएं जो उसके मन में उठ रही थी अब शांति में बदल गई। उसे यकीन हो गया कि सब कुछ सही दिशा में है और उसका मन अब पूरी तरह हल्का हो चुका था। जय किशन और कम्मो का सफर अब नए मोड़ पर था। डॉक्टर ने साफ कहा था कि बच्चे के जन्म के समय कोई दिक्कत हुई तो शहर में हर सुविधा मिलेगी, लेकिन गांव में कुछ कर पाना मुश्किल होगा। इसीलिए जय किशन कम्मो को साथ लेकर शहर चला गया। जगपति को शुरू से ही कम्मो की बातों पर भरोसा नहीं था। उसे कम्मो की हर बात एक दिखावा लगती थी, पर बसंत जी का दिल कहता था कि वे दादा बनने वाले हैं। कम्मो कोई बहाना नहीं बना रही थी। जाते जाते जय किशन ने बसंत जी को भरोसा दिलाया, पिताजी, आप बिल्कुल चिंता मत करना, बहू और बच्चे का पूरा ख्याल रखूंगा। कोई भी बात हुई तो तुरंत आपको खबर कर देंगे। उस जमाने में गर्भावस्था में डॉक्टर को दिखाने का चलन नहीं था, पर जय किशन ने कम्मो की सेहत का पूरा ध्यान रखा। वह डॉक्टर से नियमित सलाह लेता, कम्मो को हर काम में मदद करता, उसे भारी सामान उठाने या मेहनत का कोई काम नहीं करने देता था। समय अपनी रफ्तार से गुजरता गया। वह घड़ी भी आई जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। आखिरकार कम्मो ने एक स्वस्थ और प्यारे बच्चे को जन्म दिया। वह दिन कम्मो के लिए जैसे किसी वरदान से कम नहीं था। उसे बीते दिनों के ताने, व्यंग्य और चुभती बातें सब भूल गई। उसे अब सिर्फ एक बात याद थी, वह मां बन चुकी है। उसके लिए यह पल उसकी जिंदगी का सबसे अनमोल क्षण था। जैसे ही बच्चा हुआ, जय किशन ने बिना देरी किए बसंत जी को तार भेज दिया। उस समय तार का मतलब ज्यादातर बुरी खबर हुआ करता था। शाम ढलने जब डाकिया तार लेकर आया तो जगपति के होश उड़ गए। उसका दिल आशंका से कांपने लगा।
वह मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, सब कुशल हो। बसंत जी उस समय संध्या पूजा में लीन थे। उनकी पूजा कभी बीच में नहीं रुकती थी, चाहे कोई कितना भी जरूरी काम क्यों ना हो। इसलिए जगपति ने विष्णु को आवाज लगाई। विष्णु, जो अभी अभी बाहर से आया था, हाथ मुंह धो रहा था। अम्मा की तेज आवाज सुनकर विष्णु थोड़ी हैरानी में पड़ गया। हाथ में पकड़ा लौटा वहीं जमीन पर रखकर और गले में डाला गमछा ठीक करते हुए वह जल्दी जल्दी बाहर आया। उसने पूछा, क्या हुआ अम्मा, इतनी जोर जोर से क्यों पुकार रही हो? अम्मा ने हाथ में पकड़ा कागज उसे थमाते हुए कहा, जरा देख तो सही, ये मुआ तार कहाँ से आ गया? मेरा तो दिल बैठा जा रहा है, पढ़कर बता, आखिर इसमें लिखा क्या है? विष्णु भी चिंतित हो गया। उसने कागज खोला और पढ़ना शुरू किया। पढ़ते ही उसके चेहरे पर एक मुस्कान दौड़ गई और वह खुशी से चिल्लाने लगा, अम्मा घबराओ मत, ये तो खुशखबरी है। तुम अब एक प्यारे से बच्चे की दादी बन गई हो। कम्मो भाभी ने बेटे को जन्म दिया है। जगपति को तो जैसे यकीन ही नहीं हुआ। उसे लगा, क्या वाकई कम्मो माँ बन सकती है? उसकी सारी उम्मीदें तो कब की खत्म हो चुकी थी। लेकिन जब उसने खुद को संभाला तो इस बात से इनकार करने का कोई कारण भी नहीं बचा। अब उसे समझ आया कि कम्मो ने कभी कोई दिखावा नहीं किया था, वह सच में उम्मीद से थी। जगपति को अपनी बातों पर शर्म आने लगी। उसने मन ही मन सोचा, कैसे मैंने गर्भवती बहू का ख्याल रखना तो दूर, उल्टा उसे ताने मारने और जली कड़ी सुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसे अपने व्यवहार पर ग्लानि हो रही थी, लेकिन पोते के जन्म की खबर ने उसके दिल में खुशी भी भर दी। उधर बसंत जी पूजा समाप्त कर बाहर आए। उन्होंने हंसते हुए पूछा, क्या हो रहा है इतना हल्ला गुल्ला? अब क्या बात है? जगपति ने बड़ी उत्सुकता से कहा, जय किशन के घर बेटा हुआ है। बसंत जी ने लंबी सांस लेकर इत्मीनान से कहा, मैं तो पहले ही जानता था कि भगवान के घर देर है, लेकिन अंधेर नहीं। पर तू ही बावली हो रही थी, उस गौ समान बहू को क्या क्या नहीं कहा। जगपति ने बीच में पति की बात काटते हुए कहा, अच्छा, अब रहने भी दो, मुझे बीती बातें मत याद दिलाओ। मुझे अपनी गलती का एहसास है। जो कुछ भी मुझसे गलत हुआ उसे अब सुधारना है। थोड़ा रुककर वह अपनी गलती स्वीकारते हुए बोली, मेरी वजह से आज मेरा पोता परदेश में अपनी आंखें खोल रहा है। मेरी मोटी बुद्धि के कारण मेरा बेटा सब कुछ अकेले झेल रहा है। अगर मैं बेवकूफी न करती तो आज इस घर में शहनाई गूंज रही होती, बधाइयां हो रही होती। अपनी बात खत्म करते हुए उसने कहा, अब बिना देर किए चलो, बहू और पोते को घर ले आओ। बसंत जी उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोले, चलो, तेरी यही बात सही है, अब तैयारी करते हैं। बसंत जी बोले, चलो, देर से ही सही, तुम्हें सद्बुद्धि तो आ गई। मैं यात्रा की व्यवस्था करता हूँ, तुम अपनी तैयारी शुरू करो। अब जल्दी जल्दी जाने की तैयारी होने लगी। इस बीच चंपा के मन में खलबली मच गई। उसे यह सब अच्छा नहीं लग रहा था। जहां पहले से ही श्यामो अकेला घर भर में राज करता था, अब एक और आ गया प्यार और हिस्से में सेंध लगाने। वह दबी आवाज में विरोध जताती हुई बोली, अम्मा, जब दीदी ने तुम्हें कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं समझा, तो फिर तुम क्यों वहां जा रही हो? उन्हें अकेले ही रहने दो। जगपति उसकी बात पर झुंझला उठी और बोली, अच्छा, मुझे नहीं बताया, चलो ठीक है, लेकिन तुझे तो सब पता होना चाहिए था। कम्मो तेरा कितना ख्याल रखती थी, तुझे अपनी सगी बहन मानती थी। तुझे तो पूछना चाहिए था। वैसे तो तेरा मुंह सारा दिन चालू रहता है और अब काम की बात पर ताले लग गए। जा, अपना काम कर, मुझे न सिखा कि क्या करना है और क्या नहीं। चंपा सास की फटकार पर चुप नहीं हुई, बल्कि धीमी आवाज में बड़बड़ाती रही। अब वह न तो पहले की तरह जगपति से डरती थी और न ही उसकी डांट सहने की आदत रही। जगपति भी ज्यादा बोलने से बचती, ये सोचकर कि कहीं चंपा की जुबान ज्यादा न खुल जाए और अड़ोस पड़ोस मजे लेने लगे। जचकी में काम आने वाला सारा सामान बांधकर जगपति ने पति बसंत के साथ रवाना होने की तैयारी कर ली। शाम ढलने से पहले वे जय किशन के घर पहुंचे। ये पहली बार था जब जगपति इतनी दूर गांव के बाहर आई थी। हर चीज उसके लिए नई और अजनबी थी। उधर जय किशन सब्जी और बाकी सामान लेने बाजार गया हुआ था। फैक्ट्री से उसने छुट्टी ले रखी थी ताकि घर के काम में कोई बाधा न आए। दिन ढलने से पहले वह सामान लेकर आ जाता और खाना बना लेता था। घर में किसी के आने की उम्मीद उन्हें बिल्कुल नहीं थी। कम्मो बच्चे के साथ अंदर के कमरे में लेटी हुई थी।
बच्चे को सुलाते सुलाते उसकी आंख लग गई थी। दरवाजा बाहर से बस बेड़ा हुआ था। बसंत जी ने गेट खोलकर अंदर कदम रखा। उन्होंने आवाज लगाई, जय किशन बेटा, जय किशन बेटा। कोई जवाब न मिलने पर उन्होंने हल्के से भिड़े दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा खुलते ही उन्होंने सामान सामने के कमरे में रख दिया और वहीं कुर्सी पर बैठ गए। उन्हें अंदर जाना उचित नहीं लगा। वह सोचने लगे कि बहू कम्मू पता नहीं क्या कर रही होगी। पीछे से थकी हारी जगपति भी आ पहुंची। लंबा सफर तय करने के बाद अब उसकी सांसें थकावट से भारी हो रही थी। वो गहरी सांस भरते हुए वहीं फर्श पर बैठ गई और विशंबर जी से सवाल किया, अब ये दोनों कहाँ गायब हो गए? कहीं नजर नहीं आ रहे। विशंबर जी शांत स्वर में बोले, अंदर भी कमरे हैं, तुम कोई बाहरी थोड़ी हो, तुम्हारा ही घर है, जाकर देख लो बहू कहाँ है। जगपति ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, अच्छा, और अपने घुटनों को सहारा देते हुए खड़ी हुई। घुटनों का दर्द उसे बिना सहारे के खड़ा होने नहीं देता था। आज तो उसने सफर में खूब चलना पड़ा था और इस कारण थकावट कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी। हाय राम, कहती हुई वह धीरे धीरे अंदर के कमरों की ओर बढ़ी। दूसरे कमरे में कम्मो अपने बच्चे को सीने से लगाए सो रही थी, जैसे कोई अपनी सबसे अनमोल धरोहर को पल भर के लिए भी खुद से अलग न करना चाहे। उसके चेहरे पर ममता का अद्भुत प्रकाश साफ झलक रहा था। बच्चे को देख जगपति के भाव एकाएक बदल गए। मन भावुकता से भर उठा। इन सब से अनजान कम्मो गहरी नींद में थी। तभी जगपति ने तेज आवाज में कहा, ये देखो, हम इतनी दूर पोते का मुंह देखने आए और बहू को कोई फिक्र ही नहीं है, वह तो सोने में मग्न है। सास की आवाज सुनते ही कम्मो हड़बड़ा गई। अरे, अम्मा जी की आवाज यहाँ कैसे? वह सोचते हुए जल्दी से उठी। अपनी साड़ी संभालते हुए चारपाई से उतरकर सास के चरण छूने झुकी। जगपति ने उसके सिर पर हाथ रखकर देरों आशीर्वाद दे डाले। अचानक उठने से बच्चा भी जाग गया और रोने लगा। कम्मो ने बच्चे को चारपाई से उठाकर सास की गोद में दे दिया। जगपति का हृदय इस पल को देखकर उमड़ पड़ा। वह, जिसने कभी सोचा था कि जय किशन और कम्मो के कोई संतान नहीं होगी, आज उसी पोते को गोद में लिए थी। यह पल उसके लिए पत्थर पर दूब जमने जैसा था। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। तभी जय किशन भी आ गया। अम्मा को इस तरह भावुक देखकर उसकी आंखें भी नम हो गई। इस गहरे और सजीव पल को देखकर कम्मो और जय किशन के मन में सास की किसी भी कड़वी बात का दर्द हमेशा के लिए मिट गया। जय किशन ने पीछे से आकर अपनी मां को बाहों में भर लिया। उस एक पल में सारे शिकवे और शिकायतें धुल गई। अब जगपति उम्र के पड़ाव पर पहुंचते हुए कम्मो और बच्चे की देखभाल करने की जिम्मेदारी खुशी खुशी निभाने लगी। उसके बढ़ते सालों ने उसके मन में एक नई उमंग जगा दी थी। जगपति अब उम्र के आखिरी पड़ाव पर थी, लेकिन उसका स्नेह और सेवा भावना अभी भी पहले जैसी प्रबल थी। वह बच्चे की मालिश करने में लगी रहती और कम्मो के लिए अपने हाथों से सोट के लड्डू तैयार करती। उसने पड़ोस की महिलाओं से पूछताछ कर किसी नाउन का पता लगाया और कम्मो की मालिश के लिए उसे बुलवाया। बच्चा अत्यंत सुंदर था, दूध जैसे उजले रंग का, तीखी नाक और चौड़ा माथा। जगपति के मन में श्यामू के सांवले रंग को लेकर जो मलाल था, वह अब इस गोरे चिट्टे पोते को देखकर पूरी तरह मिट गया। वह बार बार कहती, इसके चेहरे पर सूरज की चमक है, इसका नाम तो सूरज ही होगा। 1.25 महीने तक जगपति ने कम्मो और उसके बच्चे की खूब देखभाल की। उसकी मेहनत और देखभाल से कम्मो की तबीयत जल्द ही सुधर गई और बच्चा भी 1 महीने का हो गया। एक दिन जगपति ने जय किशन से कहा, अब मैं गांव जाऊंगी, साथ में कम्मो और सूरज को भी ले जाऊंगी। माता रानी को रोट चढ़ाना है, तुझे क्या कहना है बेटा? जय किशन ने तुरंत कहा, अम्मा, आपकी बात कभी टाली है मैंने? जो आपको सही लगे वही करे। मैं कुछ दिनों की छुट्टी ले लेता हूँ, फिर हम सब घर चलेंगे। सभी तैयारियां तेजी से पूरी कर ली गई। जय किशन सूरज के लिए सुंदर कपड़े और खिलौने लाया। अम्मा के लिए और चंपा के लिए भी लखनऊ से सुंदर राजस्थानी चुनरी लाया। विष्णु के बच्चों के लिए कपड़े और कई पैकेट रेवड़ियां भी खरीदी। जगपति बेटे की सूझबूझ और समर्पण देखकर अभिभूत हो गई। उसने सोचा, कितना कुछ कहा मैंने इस बेटे और बहू को, लेकिन इन दोनों ने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया, कभी ऐसा कुछ नहीं किया जिससे मुझे दुख पहुंचे। अगले दिन सभी गांव के लिए रवाना हो गए। उनके शहर से निकलने के बाद
घर पर अब चंपा का पूरा राज था। लेकिन चंपा के दिल में एक गहरी कसक थी। उसे यह बात सालती थी कि कम्मो गर्भावस्था में होने के बावजूद शहर में रह सकती थी, वहीं उसका बच्चा जन्म ले सकता था, लेकिन उसे हमेशा अम्मा की पाबंदियों का सामना करना पड़ता। चंपा को यह सब अम्मा की साजिश लगती थी और यह बात उसके मन को कचोटती रहती थी। 1.25 महीने का यह समय चंपा के लिए मानो किसी स्वर्गिक सुख से कम नहीं था। वह सुबह देर तक सोती, अपने मन मुताबिक सारे काम करती और अपनी छोटी बेटी रिद्धि सिद्धि के साथ कभी चूहे पकड़वाती तो कभी छोटे छोटे बर्तन धुलवाती। कभी कभार खुद भी खाना बनाकर आस पड़ोस की औरतों के साथ पूरे दिन गप्पे लड़ाती रहती। इन गपशप में अक्सर कम्मो और जगव की शिकायतें शामिल होती। उस दिन भी हर रोज की तरह चंपा ने बच्चों को रात का खाना खिला दिया। चूल्हे पर दाल चढ़ाकर चावल थाली में लेकर वह बाहर चारपाई पर बैठी पड़ोसन से बातें कर रही थी। बातें करते हुए बीच बीच में चावल भी खा लेती। बच्चे बाकी बच्चों के साथ खेल रहे थे। इस 1 महीने में चंपा का स्वभाव पूरी तरह से बदल गया था। अब न उसमें पहले जैसा झिझक बचा था, न कोई संकोच। वह पुरखों जैसा व्यवहार करने लगी थी। इसी दौरान घर के सामने एक इक्का रुका। इससे पहले कि चंपा कुछ समझ पाती, जगपति इक्के से उतरकर कम्मो के गोद में उसका बच्चा पकड़ा देती है और चंपा को आवाज लगाकर धार देने के लिए पुकारने लगती है। चंपा वहीं बाहर ही थी, मगर अम्मा के सामने जाने में वह हिचकिचा रही थी। तभी बच्चे जगपति के पास आकर खड़े हो गए। जगपति उनसे कुछ पूछने ही वाली थी कि उसकी नजर बाहर खड़ी चंपा पर पड़ गई। गुस्से में वह बोल पड़ी, अच्छा तो तू यहाँ मजलिस लगाए बैठी है, मैं अंदर तुझे पुकार रही हूँ और तू यहाँ गप्पे मार रही है। तुझे दिखता नहीं है कि तेरी जेठानी दरवाजे पर गोद में बच्चा ली खड़ी है? धार देगी या मैं इसे ऐसे ही अंदर भेज दूं? सास की यह डांट चंपा को पड़ोसन के सामने बुरी लग गई। कुछ ही देर पहले वह घर की मालकिन बनकर बातें कर रही थी। चंपा कहाँ मानने वाली थी। वह तपाक से बोली, पर अम्मा, दीदी तो अपने घर जाएगी तो मैं क्या करूं? जगव का सब्र टूट गया। वह चिल्लाई, ठहर जा, ला मेरी लाठी, अभी बताती हूँ तुझे। ये सुनते ही चंपा तेजी से घर के अंदर चली गई। वह एक लोटे में पानी, सूप में चावल और हल्दी की कुछ गांठें डालकर बाहर आई। उसने कम्मो और बच्चे के ऊपर से धार उतारा और फिर बच्चे को सूप में लिटाकर उसे उठा लिया। लेकिन यह सब वह चालाकी से कम्मो वाले हिस्से में ही कर रही थी। चंपा ने मन ही मन सोचा, कहीं ऐसा न हो कि दीदी मेरे घर पर ही रहने आ जाए और मुझे उसकी सेवा करनी पड़े। उसने अपनी योजना पर पहले ही काम कर लिया था। जगपति सब कुछ भली भांति समझ रही थी, परंतु उसने इस समय अधिक कुछ कहने से बचना ही उचित समझा। घर में जगव का वापस लौटना चंपा को तनिक भी अच्छा नहीं लग रहा था, मगर वह विवश थी, कुछ कर नहीं सकती थी। उसने एक उपाय सोचा। यदि वह घर के कामों में लापरवाही बरतेगी, समय पर खाना न बनाएगी, तो दीदी स्वयं ही अम्मा को अपने पास खिला पिला ले जाएगी। हालांकि जगव और बिशंबर जी अब भी चंपा और विष्णु के साथ ही रहते थे, लेकिन कम्मो खाना बनाकर पहले उन्हीं को खिला देती थी। पहले जब कम्मो मां नहीं बनी थी, तब उसने श्यामू को अपना बेटा मानकर दिल से स्वीकार किया था। लेकिन चंपा की ईर्ष्या ने सूरज को उसके प्रेमपूर्ण गोद में आने ही नहीं दिया। चंपा की असल समस्या यह थी कि अब तक श्यामू ही घर का इकलौता वारिस था, लेकिन अब सूरज भी उसके हिस्से में सेंध लगाने आ गया था। ऊपर से सूरज का दूध जैसा उजला रंग चंपा को भीतर तक टीस पहुंचाता था। वह श्यामू और सूरज की तुलना करती और एक साथ देखने पर ये दोनों दिन और रात की तरह प्रतीत होते थे। उनमें दिन रात जितना बड़ा अंतर था, जो चंपा की व्यथा का कारण बना। इधर जगव ने शीतला माता की पूजा रखवाई। पूजा के उपरांत जयकिशन छुट्टी खत्म होने तक वहीं रुका। जब वह लौटने की तैयारी करने लगा तो कम्मो को भी अपने साथ ले जाने की बात कह दी। ये सुनते ही जगपति ने टोका, रे, कम्मो को ले जा रहा है? जयकिशन, क्या पगला गया है तो? इतना छोटा बच्चा है, वह घर और बच्चा दोनों कैसे संभालेगी? नहीं, अभी मत ले जा, जब सूरज थोड़ा बड़ा हो जाएगा तब ले जाना। जगपति नहीं चाहती थी कि कम्मो और सूरज जाएं, लेकिन जयकिशन को चंपा के व्यवहार से साफ समझ आ गया था कि वह बिल्कुल भी नहीं चाहती कि कम्मो और सूरज यहाँ रहे। जयकिशन जानता था कि अगर उसने अम्मा की बात मानकर कम्मो को यहाँ छोड़ दिया
तो रोज किसी न किसी बात पर तकरार होगी। इससे गांव वालों को हंसने और निंदा करने का मौका मिल जाएगा। इन सब बातों पर विचार करते हुए जयकिशन ने निर्णय किया कि थोड़ी देर के लिए अम्मा की नाराजगी सह लेना ही बेहतर होगा। उसने कहा, माँ, तुम चिंता क्यों करती हो? सब संभाल लेंगे। सुबह शाम मैं तो यहाँ रहता ही हूँ। जब मैं रहूंगा तो सूरज को संभाल लूंगा। कम्मो अपने काम निपटा लेगी। फिर 2 लोगों का काम ही कितना होता है, और अगर कम्मो से नहीं संभला तो मैं तुरंत आ जाऊंगा। अब कोई बंबई थोड़ी है, पास ही हूँ। जयकिशन के लंबे समझाने बुझाने के बाद जगव ने आखिरकार कम्मो और सूरज को साथ भेजने की सहमति दे दी। हालांकि उसने यह शर्त रखी कि हर त्योहार पर जयकिशन अपने परिवार के साथ घर जरूर आए। जयकिशन ने मुस्कुराते हुए इस शर्त को सहर्ष स्वीकार किया और बोला, माँ, तुमने यह न भी कहा होता तो भी मैं हर त्योहार पर यहीं आता। माता पिता का आशीर्वाद लेकर वह अपने परिवार को साथ लेकर अपनी ड्यूटी पर लौट गया। कम्मो और सूरज के जाने के बाद चंपा के मन में जलन और बढ़ गई। वह विष्णु से झगड़ते हुए बोली, देखा भैया जी, दीदी सूरज को लेकर चली गई। उन्होंने अम्मा की एक न सुनी। और तुम तो अम्मा के परम भक्त हो। अम्मा ने मना कर दिया तो तुरंत श्रवण कुमार बन गए। क्या तुम्हारी हिम्मत नहीं थी कि उन्हें रोक लेते? विष्णु पहले तो उसकी बातें सुनता रहा, मगर जब बर्दाश्त से बाहर हो गया तो झल्ला कर बोला, चंपा, तुम भाभी की बराबरी मत करो। तुम्हारे बस की तो घर संभालना भी नहीं है। बच्चे संभालना तो दूर की बात है। बंबई में लोग छोटे से कमरे में रहते हुए सब संभाल लेते हैं, और यहाँ तो अम्मा है जिन्होंने बच्चों को अच्छे से पाल पोस दिया है, वरना तुम्हें तो किसी चीज की परवाह भी नहीं है। यह कहकर विष्णु गुस्से में बड़बड़ाती हुई चंपा को छोड़ खेत की ओर निकल गया। उधर कम्मो बिना किसी शिकायत के सूरज को संभाल रही थी और साथ ही घर के सारे काम भी निपटा रही थी। सूरज अब धीरे धीरे कम्मो के साए में बड़ा हो रहा था। हर दीपावली और होली पर जयकिशन अपने परिवार के साथ घर आता। रक्षाबंधन के दिन वह इस बात का खास ख्याल रखता कि सूरज की कलाई सूनी न रह जाए, इसीलिए वह रिद्ध सिद्ध से राखी बंधवाने भी जाता। कम्मो और जयकिशन ने कभी सूरज और श्यामू के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। दोनों के लिए एक जैसे कपड़े खरीदे जाते और उनका पूरा ध्यान रखा जाता। परंतु चंपा का स्वभाव सुधरने के बजाय दिनों दिन खराब होता जा रहा था। उसकी ईर्ष्या की ज्वाला बुझने का नाम नहीं ले रही थी और वह हर बार किसी न किसी बहाने से विष्णु से झगड़ने का मौका ढूंढ लेती थी। चंपा के मन में जाने कौन सी उधेड़बुन चल रही थी, मगर इतना तय था कि वह कम्मो से जलन के साथ साथ सूरज के प्रति भी अजीब सा द्वेष पाल बैठी थी। सूरज उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अब होली आने वाली थी। जगव ने पूरे घर की पुताई और सफाई करवा ली थी। जयकिशन, कम्मो और सूरज के आगमन का इंतजार हर रोज होता। जगव ने चंपा के व्यवहार को देखते हुए पहले ही यह ठान लिया था कि उसके न रहने पर भाई भाई के बीच किसी भी प्रकार की खटपट न हो, इसलिए 1 साल पहले ही खेत का बंटवारा कर दिया था। हालांकि चंपा ने खेत को केवल 2 हिस्सों में बांटने नहीं दिया। वह अड़ गई और बोली, जब आप और पिताजी हमारे साथ रहते हैं तो खेत के 3 हिस्से होने चाहिए। आपका खर्च कौन उठाएगा, इसलिए 1 हिस्सा आपका भी होना चाहिए। जगव ने आखिरकार खेत को 3 हिस्सों में बांट दिया। अब वह चंपा के साथ रहने लगी तो उपज का हिस्सा भी उसी के पास रहता। जयकिशन के हिस्से का अनाज भी वह विष्णु को दे जाता था, यह कहते हुए, इतना अनाज मैं कहां ले जाऊंगा, मेरा खर्च तो कम है, तेरा परिवार बड़ा है, तेरे बच्चों के लिए यही सही रहेगा। इस बार होली के 1 दिन पहले ही जयकिशन घर आ गया। आते ही वह सूरज और विष्णु के बच्चों श्यामो और रिद्धि सिद्धि के लिए पिचकारी और रंग अबीर खरीदने बाजार चला गया। बाजार से लौटकर वह सभी के लिए कुछ न कुछ लेकर आया। अम्मा के लिए उनका पसंदीदा अनरसा था तो पिताजी के लिए रामनामी गमछा।